हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका विजी स्टडी हब में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सर एफएम का रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसके सारे कनेक्टेड टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस इसी एक चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। तो कहीं कहीं मैं आपको बताऊंगा कि मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज हम पूरा वो डिटेलिंग विथ एग्जाम्पल्स विथ नंबर्स उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही यहाँ पे बताया जाएगा। और जहाँ मुझे पता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर में ही आएगी, तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा। आपको बस पेशेंस रखना है। उस चैप्टर के वीडियो में फिर मैं और डिटेलिंग में सारी चीज़ें या कुछ सेंटेंसेस वो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले इसमें हम फाइनेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या डिसीजंस हम लेते हैं, वो सब पढ़ेंगे। फिर एक एक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर इसमें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर एज अ फील्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या मिक्सचर ऑफ बोथ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर रिस्क क्या होता है हम ये पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क का क्या इंपॉर्टेंस है, फंड्स के कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फंड्स का कॉस्ट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और एक एक में हम डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जगह जगह पे जो भी लाइंस, सेंटेंसेस, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मैं येलो में हाईलाइट करते जाऊंगा, आपको भी साथ साथ में मेरे साथ हाईलाइट करते चलना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करें। तो इंट्रो फटाफट रिवाइज करवा देता हूं सर कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस मतलब फंड्स, फंड्स मतलब पैसा। ठीक है, कैश की हम बात कर रहे हैं कि हम फंड्स के लिए सब चीजें पढ़ेंगे। कैश इज द बेस ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, आपको फंडामेंटल पता ही है। बिजनेस कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, इवन नॉट फॉर प्रॉफिट भी अगर कोई ट्रांजैक्शन से या बिजनेस करता है, उसके लिए भी पैसा लगता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट या कोई भी टाइप की एक्टिविटी के लिए अप्लाई होता है और वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पैसे के बारे में बात करेंगे। पैसे का क्या इंपॉर्टेंस है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां लगाया जाता है, कैसे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, फंड्स को कैसे यूज करते हैं, एफिशिएंट कैसे यूज कर सकते हैं, पूरा हम फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब आपको पता है कैश यानी फंड्स। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि पैसे को कैसे बिजनेस में मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का क्या मतलब होता है, मैनेज करने को मतलब होता है कि इनफ्लोस और आउटफ्लोस के टाइमिंग्स को मैच किया जाता है कि जब पैसे की जरूरत हो मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसे की जरूरत है और आपके पास पैसा ही नहीं है, मतलब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पैसे जब जरूरत हो पैसा अवेलेबल होना चाहिए। पैसा जब भी आप लाओ कम से कम कॉस्ट पे लाओ, कॉस्ट मिनिमाइजेशन आपका उसमें सबसे बड़ा रूल यूज होता है। फिर जब भी आप पैसे लगाओ तो मैक्सिमम रिटर्न आपको लाने की कोशिश करना चाहिए, या एटलीस्ट आपके कॉस्ट से ज्यादा आपको कमाना है। अगर कहीं आप कॉस्ट से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो तो वहां पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आएंगी, इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, इसके बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो दो में इन्होंने समराइज किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो प्राइमा फेसी एक्टिविटी आती है। एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कि पैसा कैसे लाते हैं, कहां से लाते हैं, उसमें फिर हम क्या टारगेट रखें कि पैसा लाते वक्त हमने क्या करना चाहिए कि भाई हर पैसे का एक कॉस्ट होता है। कोई भी पैसा, कोई भी फंड, कोई भी कैश जब भी आप लाओ, जहां से भी आप लाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इट हैज सम कॉस्ट, एक्चुअल या इम्प्लिसिट, कोई भी टाइप का कॉस्ट होगा, लेकिन उसमें कॉस्ट जरूर होता है। इसीलिए जब आप पैसे लगाओ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आप करो, तो आपको इंश्योर करना होता है कि कॉस्ट से ज्यादा ही कमाना है। ठीक है, अब इस पूरे सब्जेक्ट में हम सेल्स वेल्स और वो सब उसकी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सब कुछ पैसे के हिसाब से देखेंगे। मतलब नजरिया पूरा अलग होगा। यहां हम ट्रेडिशनली जैसे हम अकाउंटिंग सेंस में हम पढ़ते हैं वैसा हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हर चीज
हर नजरिया जो होगा वो पैसों के हिसाब से होगा कि पैसों पे कितना कमा रहे हैं, पैसों पे कितना खर्चा आ रहा है और पर रुपी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हर कुछ जो भी हम एनालिसिस करेंगे, जो भी हमारा जो आउटलुक होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फंड्स। क्लियर है? ठीक है, तो दो में समराइज किया गया है, दो में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और एक है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब क्या माइंडसेट रखना है कि जब हम पैसा ला रहे हैं तो कम से कम कॉस्ट में आपको वो फंड्स रेज करने हैं। पैसे रेज करने का एक कॉस्ट होता है। अगर आप लोन लेते हो तो आपका उसका एक कॉस्ट होता है, प्रोसेसिंग फी, सैंक्शन चार्जेस, कमीशन, ब्रोकरेज, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, बहुत सारे ऐसा आप खर्चा करते हो फंड्स को रेज करने में। सिमिलरली अगर आप सिक्योरिटीज रेज कर रहे हो तो भी आपको पता ही होगा, सिक्योरिटीज रेज करने में, फंड्स रेज करने में थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज में भी बहुत सारा खर्चा लगता है। इंटरमीडियरीज को बहुत सारा खर्चा देना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन, उसका फीस, लिस्टिंग फी, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। तो हर फंड्स को जब आप रेज करते हो, बैंक से आप लोन ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, या आप सिक्योरिटी इशू करके फंड्स रेज कर रहे हो, हर जगह खर्चा लागू होता है। और फिर जब आप उसको यूज करते हो, यूज करते करते भी तो आपको उसका एक चार्ज देना पड़ता है। डेट है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड देना पड़ता है, और इक्विटी है तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि उसमें चलो कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, पर उसमें भी हम एक इम्प्लाइड, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हर जगह खर्चा होता ही होता है। ठीक है, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो प्रोक्योर करते वक्त हमको यही इंश्योर करना होता है कि जो पूरा कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, दैट शुड बी मिनिमम। मिनिमम कॉस्ट में फंड्स को प्रोक्योर करके लाना है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कौन सा कॉस्ट? फंड्स को रेज करने का कॉस्ट। यहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वो सब यहां नहीं आएगा। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब यहां पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपको फंड्स के एंगल से देखना है कि फंड्स प्रोक्योर करने का जो भी कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट, भले वन टाइम हो या रेगुलर कॉस्ट हो, ओवरऑल कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। तो वो होता है इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट। और फिर है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि जब भी आप पैसा लगाओ तो हर वक्त जो आपका फंड्स का कॉस्ट है उससे ज्यादा ही रिटर्न होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब लॉस में कहीं फंड्स को आप मत लगाओ, प्रॉफिट उसमें होना चाहिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। और दूसरा एक और इंप्लाइड चीज होती है कि फंड्स को कभी आइडल भी नहीं रखना है। एक तो जब लगाओ तो उसके कॉस्ट से ज्यादा में ही उसको लगाओ ताकि आप उस पर कमा पाओ, और कम से कम टाइम उसको आइडल रखना है। अब आइडल रखने से भी नुकसान होगा, पैसा खाली पड़ा रहेगा तो भी नुकसान होगा। कैसे सर? कमा तो कुछ रह नहीं है, उस पर कुछ पैसा आएगा नहीं, कुछ उस पर रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। जहां से भी आपने लाया हो आपका कॉस्ट चलते रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट चलते जा रहा है, आउटफ्लो होते जा रहा है, पर उस पर आपको कुछ रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। तो नेट नेट पर रुपी पे आपको लॉस ही होगा जितना भी फंड आप आइडल रखोगे। तो ये भी बिजनेस का ही काम है, ये देखना कि कम से कम फंड आइडल रहे। देखो पूरा आप वो तो नहीं कर पाओगे, कितना भी मैनेजमेंट कर लो, अवॉइडेबल नहीं है। मतलब आप सीधे बोलोगे नहीं मैं एक दिन भी पैसा खाली नहीं रखूंगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पैसा तो कुछ वक्त खाली रहता ही है, क्योंकि आपको टाइम लगता ही है सोचने में, पैसे लगाने में, और हम थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, पैसा कुछ दिन पहले ही लेंगे। क्या लगाने से कुछ घंटे पहले ही लोगे? कितना रिस्की हो जाएगा। तो हम कुछ दिन पहले ही फंड्स रेज कर लेते हैं, फिर आराम से उसको पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो टाइम गैप होता ही है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यह जरूरी है कि आप इसको मिनिमाइज करो। अवॉइड तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज करो, कम से कम टाइम और कम से कम अमाउंट आपका आइडल रहे। मिनिमाइजेशन होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए, तो ये सब है। तो काफी कोई डेफिनेशंस दिए हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो सब मिलते जुलते ही डेफिनेशंस हैं। जैसे कि देखो क्या क्या है। इट इज कंसर्न विद इफेक्टिव यूज ऑफ एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, पैसों को बहुत वैल्यू होती है, हर पैसे की एक वैल्यू होती है। फ्री में पैसा मिलता नहीं है सर। कैपिटल, ये जो है फंड्स यानी कैपिटल जो होता है बिजनेस में जो लगता है, वो बहुत क्रूशियल होता है और उसका एक कॉस्ट होता है। ठीक है, आप बैंक से लो, कहीं से भी लो, इवन अपने रिलेटिव से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न हर इंसान एक्सपेक्ट करेगा। कोई भी आपको पैसा फ्री में नहीं देगा बिजनेस करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए आपको कोई भी पैसा फ्री में नहीं देगा। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज करो।
फिर है एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, कि जो आप बिजनेस में डिसीजन लेते हो वही पैसों में भी आपका डिसीजन लोगे। जैसे आप बिजनेस को मैनेज करते हो, अगर आप वैसे पैसों को मैनेज करोगे तो उसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फिर एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल, ठीक है, कि आपका जो ओवरऑल गोल है, जो बिजनेस का गोल है, वही हर इंडिविजुअल का भी गोल होना चाहिए। ये हम खैर पढ़ेंगे ही, एसएम में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे कि जब तक हर एम्प्लॉई का सेम डायरेक्शन, सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है एंटरप्राइज का जो है, तो सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सेम डायरेक्शन में सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। फिर है कि भाई क्या है, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी है ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस, ठीक है। बहुत जनरलाइज्ड डेफिनेशंस हैं, ज्यादा अपन इसमें नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब प्रोक्योरमेंट में क्या होगा, बोलो प्रोक्योरमेंट में क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, ये है प्रोक्योरमेंट और ये है यूटिलाइजेशन। बोलो पैसा कहां से आएगा, कंपनी लॉ पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बोलो कहां कहां से पैसा आएगा। बेसिकली दो में डिवाइड किया जाता है, डेट और इक्विटी। डेट, इक्विटी, और भले आप प्रेफरेंस शेयर्स को अलग से कैटेगरी बना सकते हो, यानी ओवरऑल 3 कैटेगरीज होती हैं, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 3 ऐसे ब्रॉड ये होते हैं। फिर डेट में बहुत सारा आप बैंक लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, फिर आप डिबेंचर, बॉन्ड्स, अलग अलग सिक्योरिटीज से भी ले सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंशियल तो अपने आप में सिक्योरिटी है, इक्विटी भी अपने आप में सिक्योरिटी है, ठीक है। सिमिलरली फंड्स आप इंडिया से भी ले सकते हो, फॉरेन से भी आप ले सकते हो, आप सब पढ़ते हो, ईसीबी एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आप पढ़ते ही हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफडीआई, ये सब भी आप पढ़ते हो। तो फंड्स आप इंडिया से भी रेस कर सकते हो, फॉरेन से भी रेस कर सकते हो, जहां से भी आपको लीस्ट कॉस्ट पे मिले, लीस्ट बर्डन में जहां से भी आपको पैसा मिले, आप वहां से ले सकते हो। तो ये है पूरा आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो हम पूरा ये हम पढ़ेंगे, आपका ये है चैप्टर 3 एंड 4, ये है आपका चैप्टर 3 एंड 4। 3 एंड 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं। इसी को आप कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हो, कि पूरा जो पैसा बिजनेस में चाहिए, जो भी आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, वो कहां कहां से आएगा और क्या रेशो में आएगा, क्या प्रपोर्शन में आएगा, कितना पैसा कहां से लाएंगे, इसी को आप कहते हो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिर हम वो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फंड्स कहां कहां से ला सकते हैं। और फिर चैप्टर 4 अलग से पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हर कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में पूरा हम ये 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे कि सोर्सेस क्या क्या होते हैं और एक एक सोर्स का एक एक कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। और फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि ये पैसा जो भी हम लाएंगे वो लगाएंगे कहां पे। तो इसमें ब्रॉडली आप पढ़ते ही हो अकाउंट्स में कि एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक है वर्किंग कैपिटल। ऐसे 2 ब्रॉड एसेट्स हैं, एसेट क्लासेस हैं, जहां पे आप पैसा लगाओगे। अब ये कैटेगरी के नाम है, बिजनेस टू बिजनेस इसके नाम बदलते रहेंगे। रेलवेज है तो वो फिक्स्ड एसेट उनके लिए क्या होगा भाई, ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म्स, ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, ये सब उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स होंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री है तो भाई एरोप्लेन, ये सब उनका जो ऑफिस है वो सब फिक्स्ड एसेट में आएगा। नॉर्मल फैक्ट्री है तो भाई फैक्ट्री, प्रीमाइसेस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो हर बिजनेस के एंगल से आपको देखना होगा कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है। तो हर बिजनेस में फिक्स्ड एसेट होता ही होता है, ठीक है। तो कुछ पैसा आप फिक्स्ड एसेट में लगाओगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को ही आप कहते हो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और ये हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म, क्लियर है। तो फिक्स्ड एसेट में जब आप पैसा लगाते हो, जब आप ये डिसाइड करोगे कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, कौन से फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाऊं, तो वही हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कैपिटल बजटिंग। इसी को हम डिटेल में कहते हैं कैपिटल बजटिंग। और फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल पूरा हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, ठीक है। तो ब्रॉडली देखा जाए तो 3 अपन फील्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा फील्ड का नाम है डिविडेंड।
ठीक है, 3 टाइप के डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेते हैं। पहला है प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट को ही आप कहोगे फाइनेंसिंग डिसीजंस, प्रोक्योरमेंट को ही आप क्या कहोगे, फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि पैसा कहां से लाए, कितना लाया जाए, क्या कॉस्ट पे बोरो किया जाए। फिर यूटिलाइजेशन को ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ही आप क्या कहते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और तीसरा डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन, और ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। क्लियर है? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर में अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये पूरा इंट्रो है कि फाइनेंस क्या होता है, रिस्क क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होता है, कहां पैसा लगता है, यही सब आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ बेसिक समझना है इस चैप्टर में। डिटेलिंग तो अलग अलग चैप्टर्स में ही आएगी, ठीक है। तो डिविडेंड हम पूरा चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल पूरा हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, पूरा फिक्स्ड एसेट के या प्रोजेक्ट्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और हम चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट फाइनेंस में, कि प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग कैसे आता है, प्रोजेक्ट कैसे इवैल्यूएट होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, सब प्रोजेक्ट के बारे में हम वहां पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 इज ऑल्सो अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो 2 और 5 में हम वो पढ़ेंगे, और फिर हम चैप्टर 3 और 4 में प्रोक्योरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, मतलब पूरे सिलेबस को आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हो, कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 7, ये कंपनी के एंगल से, ये बिजनेस के एंगल से, कि बिजनेस कहां से पैसा लाएगा, बिजनेस कहां पैसा लगाएगा, डिविडेंड डिसीजन कैसे लेगा, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करेगा, प्रोजेक्ट फाइनेंस कहां से लेगा, ये सब कंपनी के एंगल से। आपको पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि क्या माइंडसेट से आपको क्या टॉपिक अप्रोच करना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो पहले 7 जो चैप्टर है वो कंपनी के एंगल से, और जो 8 और 9 चैप्टर है वो थोड़ा इन्वेस्टर या मार्केट के एंगल से। उसमें आप खुद को अगर कंपनी समझोगे तो आपको नहीं समझेगा, उसको आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ मार्केट ही आपको समझना है, तभी आपको वो पूरा समझ में आएगा। क्लियर है? तो 7 चैप्टर्स अलग नजरिए से पढ़ने हैं, 8 और 9 चैप्टर पूरा अलग नजरिए से पढ़ना है। क्लियर है? तो इसीलिए इसमें 8 और 9 आएगा ही नहीं, 8 और 9 इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अलग ही है, उसका अलग ही डायरेक्शन है, अलग ही माइंडसेट से आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये पूरा आपका सिलेबस है, ये पूरा कनेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब वही सब लिखा हुआ है, पैसा कहां से लाएंगे, उसका एक कॉस्ट होता है। फिर सबसे बड़ा इस चैप्टर में जो आपको एक समझना है वो है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, वो एक पूरा डिस्कशन आएगा, वो ही इस चैप्टर में है जो समझने लायक है। और एक है रिस्क और कॉस्ट, ये 2 चैप्टर, और प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यही 3-4 टॉपिक्स हैं। मतलब आपको फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में ज्यादा अभी नहीं समझना है, आपको इन्वेस्टिंग डिसीजंस के बारे में अभी कुछ नहीं समझना है, आपको डिविडेंड डिसीजन के बारे में अभी कुछ नहीं समझना है, वो इस चैप्टर में डिटेल में दिया ही नहीं है, वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको जो मैंने अभी बताया 3-4 टॉपिक्स पे ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट मैं पढ़ते जाता हूं कि बिजनेस को पैसे की क्या जरूरत है, वो कहां लगाता है पैसा, वो सब फटाफट दिया हुआ है। टू कैरी ऑन द बिजनेस वी नीड रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्स लगता है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते ही हो, उसी को हम फिक्स एसेट कहते हैं। यहाँ पे वी नीड रिसोर्सेज विच आर पूल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, पैसों से वो सारे रिसोर्सेज लाए जाते हैं। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, सारा जो रॉ मटेरियल है, फर्नीचर फिक्सचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, पूरे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, उन्हीं के लिए फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज का नाम यूज किया गया है। फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस and business operations which affect sales and pay compensation to the suppliers of resources physical as well as monetary। तो जिन जिन ने resources लिए उन इनको उनका रिटर्न दे दो, और सारा रिटर्न देने के बाद जो बचा वो आपका है। क्लियर है भाई? जहां जहां से जो जो रिसोर्सेज लाए उनका बस आप कॉस्ट दे दो, और जो भी बच गया रिसोर्सेज के पेमेंट के बाद वो सब आपका है, इक्विटी वालों का है, ठीक है। हेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक फंक्शन, ठीक है, ऑर्गेनिक है एक्चुअली, गुड्स एंड सर्विसेज आप देते हो, बनाते हो, पैसा यूज होता है, फिक्स एसेट यूज होते हैं, तो इट्स एन ऑर्गेनिक एक्टिविटी, ठीक है, एंड आर राइटली बिकम एन इंपॉर्टेंट वन। फिर है अप्रोच दिस इज कंसर्न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, पूरा ध्यान कहां है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एंड कुड बी वाइडेंड टू इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप प्रोक्योरमेंट करोगे, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस से आप पैसा लोगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है, एंड प्रैक्टिसेस थ्रू विच to raise the funds. It also covers legal and accounting relationship between a company and sources of funds, बरोबर, लीगल एस्पेक्ट भी है
कि अगर आप बोरो नहीं कर पाए, मतलब अगर आप रीपे नहीं कर पाए, आपको पता ही है चार्ज करके आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो कि हर लोन जो होता है मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, उस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है और आपको उसके इम्प्लीकेशंस भी समझने होते हैं कि अगर आप डिले करते हो, आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरे, आपने इंटरेस्ट नहीं भरा, आप ड्यू डेट पे लोन को वापस नहीं कर पाए, तो उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये भी समझना फाइनेंसिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, financial management is certainly broader than the procurement of funds and there are other functions and decisions too। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें, तीन तो हैं ही, प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन ऑफ फंड्स और डिविडेंड, और भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो दो चीजें सिंप्लिसिटी के लिए जो मेन चीजें वो दो ही हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में दो चीजें आती हैं, इन्वेस्ट करो या डिविडेंड बांटो, उसी का पार्ट है। ठीक है, दो देर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल associations, government agencies where funds are procured and used. So financial management has not only to see the funds can be raised for installing plant and machinery at a cost, but it has also to see that additional profits adequately compensate for the cost and risk। ठीक है, ध्यान दो, यही इसमें हम पढ़ेंगे। कॉस्ट तो हमको रिकवर करना ही है, पर जो हम रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क को भी कॉम्पेंसेट करना चाहिए। और आप पढ़ोगे रिस्क रिटर्न थ्योरी, जितना ज्यादा रिस्क है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा होती है, तो रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, बॉर्न बाय द बिजनेस व्हाइल सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू बी मोर प्रिसाइज इज दस कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तीन बड़े ब्रॉड डिसीजन हम इसमें पढ़ेंगे इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। सच डिसीजन हैव टू बी टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब क्या एंगल से किसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, शेयर होल्डर के हिसाब से। और यहीं से हम पढ़ेंगे कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, इज इट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इज इट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यहां से वो मैं कनेक्ट करूंगा। क्लियर है, तो ये ब्रॉड हो गया कि भाई क्या क्या आता है, तो तीन ही चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब एक एक करके हम फटाफट पढ़ेंगे कि क्या आता है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि डिटेलिंग अभी समझेगी नहीं, कुछ कुछ लाइंस अंदर की लाइंस दे दी हैं फर्स्ट चैप्टर में, पर वो समझाना मुश्किल है क्योंकि यहां मैं आपको कोई नंबर्स, कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि वो डिटेल में चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं जो ऐसी चीजें हैं जो आगे डिटेल में नहीं आने वाली है, इसी चैप्टर में ही है, वो मैं पहले फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं और ये चीजें फिर अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा चैप्टर 2 में हम पढ़ने ही वाले हैं, तो ये सब अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, फाइनेंसिंग भी अभी नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हमारा गोल क्या होना चाहिए। कि जब तक गोल नहीं है आप क्या माइंडसेट से हर डिसीजन को अप्रोच करोगे, माइंडसेट होना चाहिए ना, एक तो माइंडसेट को ही आप ऑब्जेक्टिव कहते हो, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए भाई, कि हमको प्रॉफिट के हिसाब से सारे डिसीजन लेने हैं या हमको शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे ध्यान देना है। अब सर ये दोनों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप एक के पीछे भागोगे तो दूसरा आप हासिल नहीं कर पाओगे, मतलब दोनों को एक साथ हासिल करना मुश्किल है। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है, पर वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। सोच के देखो, इसमें वही आपको सोचना है, समझना है कि भाई प्रॉफिट से वेल्थ कैसे नहीं बढ़ेगी, वेल्थ तो बढ़ेगी। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, सही तरीकों से कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन से जाएंगे। पर जब प्रॉफिट कमाने के लिए आप ज्यादा रिस्क लेते हो, ज्यादा ऐसे एक्टिविटीज करते हो जिससे आपके इमेज पे, आपके ब्रांडिंग पे हार्म पहुंचता है, तब वहां पे दिक्कत होती है, तब वहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है प्रॉफिट और वेल्थ का। क्लियर है, तो आप क्या हद तक जाते हो, कितना एग्रेसिवली प्रॉफिट के पीछे जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, बुक प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, आप पूरे कंपनी के हिसाब से सोच ही नहीं रहे हो, पूरे स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सोच ही नहीं रहे हो। इसीलिए ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट है और आपको पता ही है कि प्रॉफिट ओनर्स के लिए ही निकाला जाता है, मतलब आप सिर्फ ओनर्स के बारे में सोच रहे हो, उनको जितना प्रॉफिट बचेगा आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि सबको साथ में मिला के ही वेल्थ बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एम्प्लॉइज को कुछ भी ना दो, आप लेंडर्स को कुछ भी ना दो और शेयर होल्डर्स की वेल्थ ऐसे ही बढ़ते जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वेल्थ सबकी बढ़ती है, सबको खुश रखोगे तो ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ अल्टीमेटली बढ़ती है।
तो ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। वेल्थ कोई एक साल में नहीं बनती है, वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, ठीक है। और प्रॉफिट तो आप पता ही है आपको, एक साल का ही निकालते हैं। प्रॉफिट मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है, फ्यू मंथ्स और अ ईयर, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो, आप बहुत ही शॉर्ट टर्म नजरिए से बिजनेस को देख रहे हो। डिसीजन लेने का आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है। इसी से आपको देखो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा कि आपको सिर्फ आज का सोचना है, आपको सिर्फ इस साल का सोचना है कि इस साल का प्रॉफिट मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं। मुझे आने वाले सालों की परवाह ही नहीं है कि आने वाले साल में हो सकता है आज के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लूं जो मेरे इमेज के खिलाफ हो, मेरे बिजनेस के खिलाफ हो, सोसाइटी के खिलाफ हो। तो वो डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल जो होते हैं ऐसे डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए, जस्ट टू मैक्सिमाइज टुडेज प्रॉफिट, ठीक है। और वेल्थ आपको बनाना है तो वो लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना, एक साल में शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहां है कि वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, तो भाई जो आपका इक्विटी शेयर है, कॉमन स्टॉक जिसको आप कहते हो, उसका वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो आसान है, लिस्टेड कंपनी के लिए इमेजिन करना बहुत आसान है कि स्टॉक मार्केट में आपका प्राइस आपको मैक्सिमाइज करना है। अब अनलिस्टेड कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, तो इसीलिए जब भी वेल्थ की बात की जाएगी तो आपको लिस्टेड कंपनी या जो वैल्यूएशन चैप्टर आप पढ़ते हो अकाउंट्स में, वो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको देखना है कि कंपनी के शेयर्स की जो भी वैल्यू होती है, जो अलग अलग मेथड से आप निकालते हो, वो आपको मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ाना, उसी को आप कहते हो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब फायदे क्या क्या है, देखो प्रॉफिट में क्या फायदा है कि भाई प्रॉफिट तभी होगा जब रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होगी, कॉस्ट कम से कम होगी। मतलब एफिशिएंसी के बिना तो आप प्रॉफिट हासिल कर ही नहीं सकते। तो हर जगह आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, ये प्लस पॉइंट है। एफिशिएंटली आपको काम करना पड़ेगा, एफिशिएंटली फंड्स को यूज करना पड़ेगा, एफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि उसके पूरे अकाउंटिंग पूरे रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। और प्रॉफिट और डिसीजंस में डायरेक्टली कनेक्शन होता है, हर डिसीजन का इंपैक्ट आप प्रॉफिट पे निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है निकालना। डिसीजन को आप प्रॉफिट के हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हो कि ये डिसीजन सही था कि नहीं, प्रॉफिट इससे बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये आप इवेल्युएट आसानी से कर सकते हो, 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। ये सब उसके फायदे हैं। नुकसान क्या है कि ये वेग है, वेग है मतलब क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है इसमें कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, प्रॉफिट मतलब बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं। किसी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, किसी के लिए नेट प्रॉफिट, किसी के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, किसी के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, किसी के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर, किसी के लिए अर्निंग पर शेयर। बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं भाई, कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इट इज वेग कंसेप्ट, ठीक है। फिर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो जाती है क्योंकि एक ही साल है ना, शॉर्ट टर्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वैसे भी कंसिडर होती नहीं है, बेसिक जो हम चैप्टर 2 में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है। फिर यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी नहीं आता क्योंकि आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ एक साल के बारे में ही बात कर रहे हो, तो यहाँ रिस्क फैक्टर भी इग्नोर हो जाता है। इट मे टेम्प्ट टू मेक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इट मे टेम्प्ट, आपकी इच्छा होगी टू मेक सच डिसीजंस विच मे बी इन लॉन्ग रन प्रूव डिजास्टरस। लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होगा, ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो गलत डिसीजंस हैं वो भी आप ले लोगे क्योंकि आपका चश्मा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा, बस प्रॉफिट, बस प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म में बिजनेस भी बंद ना हो जाए ये भी नौ बता सकती है, तो ये गलत है। सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचना गलत है क्योंकि शेयर होल्डर सिर्फ एक ही साल में नहीं कमाना चाहते, हर साल कमाना चाहते हैं और अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। तो यही एक बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये शॉर्ट टर्म पे ही ध्यान देता है, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है तो आप सारे प्रोजेक्ट, सारे डिसीजन हर जगह शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचते हो, उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ध्यान देते हो जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉफिट दे रहा होगा, 20 साल में कोई प्रॉफिट दे रहा होगा, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक मिलेगा या ज्यादा प्रॉफिट बाद में आने वाला है, 1-2 सालों में कम प्रॉफिट आने वाला है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप लोगे ही नहीं और ये गलत है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज्यादा आपको सोचना चाहिए, ठीक है। फिर इट मे कॉज
इट मे कॉज डिक्रीजिंग शेयर प्राइसेस। ठीक है, आप ऐसे गलत डिसीजंस भी ले सकते हो जो एनवायरमेंट के खिलाफ है, जो सोसाइटी के खिलाफ है, जस्ट फॉर प्रॉफिट। जस्ट फॉर प्रॉफिट आप ऐसे भी गलत डिसीजन भी ले सकते हो, तो उससे आपके मार्केट प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज ओनली वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स दैट अ फर्म कंसिडर्स। मतलब और भी चीजें होती हैं बिजनेस में, जैसे वेल्थ होती है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, या एक सोसाइटी के खिलाफ जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए, सोसाइटी के खिलाफ नहीं होने चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। तो ये सब भी चीजें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के ये प्लस एंड माइनस है। अब है वेल्थ का क्या फायदा है। ठीक है, वेल्थ में क्यों आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है और ये सबकी सोचता है, सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचता है। ठीक है, फिर ये क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो ये रिस्क भी कंसिडर करता है और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करता है। ठीक है, फिर है कि इससे तो मार्केट प्राइस कम होगी नहीं, वेल्थ का मतलब ही मार्केट प्राइस है, तो हम मार्केट प्राइस को ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इट मेंटेन्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, इट सीक्स ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रॉफिट तो एक ही साल का है या बहुत ही शॉर्ट टर्म है, तो वहां ग्रोथ फैक्टर आप ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड देना कितना अच्छा होता है, प्राइजेस पे कितना फेवरेबल उसका इफेक्ट होता है, वो भी आपको इसमें दिखेगा। और फिर है कि आपको ओनर्स का इकोनॉमिक वेलफेयर यानी मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये सब कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या नुकसान हो सकता है, वो है ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइसेस एंड फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब ये लिंक करना मुश्किल है कि मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूं, उसका मार्केट प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे बहुत फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। मेरे डिसीजन से क्या इफेक्ट हुआ ये पता करना बहुत मुश्किल है, 1 to 1 कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। और फिर ये कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप लिंक नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूं, इससे मेरी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैनेजमेंट को बहुत एंजाइटी होगी, डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो आपको बुक्स में दिखता नहीं है। प्रॉफिट तो बुक्स में दिखता है, निकाल सकते हैं ना, प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, कमाई खर्चा माइनस करके प्रॉफिट बचेगा, तो वो तो सर्टन होता है। पर वेल्थ बढ़ेगी कि नहीं वो सर्टन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं सब हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, आ जाइए एक अपन पहले पढ़ लेते हैं, हाँ, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसी चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जिसको अपन डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप दो चीजें पढ़ोगे, एक है सॉल्वेंसी और एक आप पढ़ोगे लिक्विडिटी। ठीक है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी, कि भाई आप लॉन्ग टर्म में जो है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं, कि क्या आप टोटल एसेट्स से टोटल लाइबिलिटीज चुका सकते हो। अगर आपके टोटल एसेट्स ज्यादा हैं टोटल लाइबिलिटीज से, मतलब आप सॉल्वेंट हो, मतलब आपकी कैपेसिटी है कि आप अपने सारे एसेट्स बेच के आप आउटसाइड लाइबिलिटी चुका सकते हो, तो आप सॉल्वेंट हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सारे एसेट्स कंसिडर हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की बात होगी। फिर अगर आपके पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है, एसेट्स की जो वैल्यू है, मार्केटेबल या सेलेबल वैल्यू है, दैट इज लेस देन द आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब आप सारे एसेट बेच के भी बाहर के पैसे वापस नहीं कर सकते हो, तो आप इंसॉल्वेंट हो। ये तो आपने सुना ही होगा, कॉमर्स के हो तो इंसॉल्वेंट तो सुना ही होगा ना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप सॉल्वेंट हो, और अगर आपके टोटल एसेट्स कम है, टोटल यानी आउटसाइड लाइबिलिटी से, तो आप कौन हो, इंसॉल्वेंट। तो ये होता है सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है, टोटल एसेट टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। फिर एक होता है कि शॉर्ट टर्म में आपका क्या सिचुएशन है, लिक्विडिटी कैसी है, कि क्या आप अपने शॉर्ट टर्म एसेट से आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर सकते हो, क्या आपके पास सफिशिएंट शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, पैसा आने वाला है डेटर्स से, स्टॉक से, कैश बैंक बैलेंस से, ये सब से क्या आप अपने करंट लाइबिलिटीज पे कर सकते हो, तो आपकी लिक्विडिटी अच्छी है। अगर करंट एसेट्स यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स आर मोर देन करंट लाइबिलिटी, तो आपका
लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है, लेकिन अगर आपका करंट एसेट्स कम है तो आपका लिक्विडिटी सिचुएशन खराब है। और इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, सोचो क्रेडिटर पैसा मांगने है, आपने दिया ही नहीं, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, अगले हफ्ते आओ, बार बार आप उसको वापस भेज रहे हो। भले इसको आप डिफॉल्ट नहीं कहोगे, लेकिन आप बार बार अगर किसी को वापस भेजोगे, किसी का पैसा डिले करोगे, तो इससे क्या होगा आप सोच के देखो, वो आपसे डील करना बंद कर देगा। एम्प्लॉय को पगार नहीं दोगे अगले हफ्ते 15 दिन बाद, तो वो नौकरी छोड़ के चले जाएगा। क्रेडिटर्स आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट का तो टैक्स नहीं भरा, वो तो नोटिस ही भेज देंगे, सीधे कोर्ट में लेके जाएंगे आपको, प्लस इंटरेस्ट भी लेंगे। इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया, कहीं लोन में डिफॉल्ट किया, तो सीधे वो तो चार्ज को एग्जीक्यूट करके आपका कोई भी एसेट बेच के पैसे ले सकते हैं, स्टॉक बेच सकते हैं। क्लियर है? तो आपका सीधे बिजनेस ही अफेक्ट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी कैसे इंप्रूव होगी? कि आपके करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए, आपका जो पैसा लगा हुआ है करंट एसेट्स में वो ज्यादा होना चाहिए करंट लाइबिलिटी से। अब प्रॉब्लम यह है कि करंट एसेट्स से सिर्फ लिक्विडिटी मिलती है, उससे प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। मतलब जैसे जो आपका स्टॉक पड़ा है, स्टॉक जितना आप होल्ड करते हो, क्या उस पर आप कुछ कमाते हो? नहीं। जितना आप बेचते हो उस पर कमाते हो। जो आपके पास पड़ा है गोडाउन में, उस पर थोड़ी कुछ कमा रहे हो। कैश बैंक जितना आपके पास बैलेंस है उस पर थोड़ी कुछ कमा रहे हो। डेटर्स जो आना बाकी है उस पर कुछ कमा थोड़ी रहे हो। प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसमें, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो पैसा 3-3, 4-4 महीने तक आना बाकी है उससे थोड़ी हम कुछ कमा रहे हैं। वो तो हमारा पैसा अटका हुआ है ना, उस पर तो हमारा पैसा अटका हुआ है, उस पर तो हमारा पैसा लगा हुआ है, तो हमारा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, हमको मिल कुछ नहीं रहा है। मतलब ये प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है, ये आपको समझना है। इससे आप कुछ कमा नहीं रहे हो। फिक्स एसेट को तो यूज करके आप प्रोडक्शन करोगे, आप गुड्स ज्यादा बना सकते हो, ज्यादा बेच पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन ज्यादा कैश रखने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा स्टॉक रखने से कोई फायदा नहीं है। वो प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है। इसीलिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमाइज करें, कम से कम पैसा वर्किंग कैपिटल में रखें, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग एसेट्स नहीं है। मतलब यहां से वही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आपको वर्किंग कैपिटल, आपके करंट एसेट ज्यादा रखने पड़ेंगे, पर फिर उतना ही कम पैसा फिक्स एसेट में लगा पाओगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो लिक्विडिटी हासिल करने जाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो फिर लिक्विडिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। आपको डे टू डे उसको बैलेंस करना है, न बहुत ज्यादा एसेट्स रखने हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और बहुत कम लिक्विडिटी भी नहीं रखनी है, आपका डिफॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। भले आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है। सिर्फ प्रॉफिट से भी कुछ नहीं होता है, सब लोगों को उनका पेमेंट जाना, कैश फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बुक प्रॉफिट अपनी जगह है, कैश फ्लो और लिक्विडिटी अपनी जगह है। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, ध्यान दो। तो लिक्विडिटी क्या है सर? एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, सॉल्वेंसी में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म, और लिक्विडिटी में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। It shows the quickness with which the business or company can convert its assets into cash. कौन से assets कैश में कन्वर्ट होते हैं? करंट एसेट्स। फिक्स एसेट तो हम यूज करते हैं, वो तो बेचते ही नहीं है, तो वो कैश में क्यों कन्वर्ट होंगे? करंट एसेट कैश में कन्वर्ट होते हैं। डेटर्स से कैश मिलेगा, स्टॉक बेचेंगे फिर उससे पैसा मिलेगा, कैश बैंक तो है ही कैश बैंक, बिल रिसीवेबल भी कैश में कलेक्ट होगा। ठीक है, सब में से कैश मिलता है। तो ये है। फिर है इट मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट द एक्सपेक्टेड एज वेल एज अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश टू एक्सपांड इट एसेट, रिड्यूस लायबिलिटी टू कवर अप एनी ऑपरेटिंग लॉसेस। लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरिया इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सोचोगे कि करंट एसेट कितने रखने हैं, वर्किंग कैपिटल में कितना आपका पैसा लगा होना चाहिए, तो वहां लिक्विडिटी का ये रूल बहुत ज्यादा यूज होता है। अ कंपनी विल हैव टू मेक लिक्विड रिसोर्सेज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी मेजर एंड फॉर द स्पेक्युलेटिव अपॉर्चुनिटीज। ये भी हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 पर्पस होते हैं। एक है ट्रांजैक्शन पर्पस, एक है प्रिकॉशनरी पर्पस, और एक है स्पेक्युलेशन पर्पस। ट्रांजैक्शन पर्पस मतलब डे टू डे जो आपके ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी पेमेंट्स आपको करने हैं। फिर है प्रिकॉशनरी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, अचानक से इनकम टैक्स की डिमांड आ गई, अचानक से कुछ जीएसटी का पेमेंट आ गया, अचानक से कुछ भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ गया एम्प्लॉई को बिकॉज ऑफ
एनी कैलेमिटी, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर। और फिर आता है स्पेकुलेटिव मेजर कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई अच्छी जगह पे आपको पैसा लगाना हो, तो वो होता है स्पेकुलेटिव, मतलब मौके का फायदा उठाना। तो उसके लिए भी आपके पास कैश होनी चाहिए, तभी आप वो प्रोजेक्ट में या कहीं पैसा लगा पाओगे। तो ऐसे 3 पर्पस होते हैं, ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस एंड स्पेकुलेटिव पर्पस। आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउट, ठीक है, एमसीक्यू। फिर है लिक्विडिटी कैसे असेस करेंगे कि आपके बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी है खराब है, कैसे पता करेंगे? तो वो रेशो एनालिसिस से आप पता करते हो, ठीक है, रेशो एनालिसिस याद आ रहा है? कौन कौन से रेशो यूज करते हैं अपन? करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ठीक है, ये 2 रेशोज आपने रेशो एनालिसिस में अकाउंट्स में पढ़ा होगा, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। ये 2 रेशोज होते हैं जो लिक्विडिटी जज करने के लिए होते हैं। लिक्विडिटी रेशोज प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू प्रेजेंट कैश सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म एंड इट्स एबिलिटी टू रिमेन सॉल्वेंट इन द इवेंट्स ऑफ कैलेमिटीज, ठीक है, कुछ अगर अनसर्टन चीज हो गई तो आप सारे वो पे कर पाओगे कि नहीं, वो भी लिक्विडिटी से पता चलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया लिक्विडिटी, जो हम चैप्टर 7 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है प्रॉफिटेबिलिटी? तो आपको पता ही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आपने पढ़ लिया है। अब उसका लिक्विडिटी से क्या कनेक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देखते हैं बिजनेस की, ये सब बहुत ही बेसिक लेवल पे दिया हुआ है। कि प्रॉफिट हम कैसे जज करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन से। प्रॉफिट मार्जिन में भी आप 2 रेशोज पढ़ चुके हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन से इवैल्यूएट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट से पता चलेगा। और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करके, टैक्सेस वगैरह पे करके नेट प्रॉफिट कितना बचा, वो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन से पता कर सकते हो। तो आप ये पढ़ चुके हो, बहुत ही बेसिक रेशोज हैं। फिर सबसे मेन जो रेशो यूज होता है वो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ही क्या है? आरओआई, कि पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आप कितना कमा रहे हो, आरओआई से जज होता है। तो ऐसे 3 रेशोज आप यहां पे यूज करोगे। जीपी रेशो यानी ऑपरेटिंग, आपको देखना है कि ऑपरेटिंग सेल्स पे आप कितना कमाते हो, तो जीपीएनपी रेशो ज्यादा यूज होता है। और अगर आपको ब्रॉडर आउटलुक पे देखना है, पैसों के हिसाब से देखना है, तो आरओआई या आरओई ज्यादा यूज होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये रेशोज को यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये सब है। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताती है? ऑन सेल्स, सेल्स पे जो भी आप प्रॉफिट निकालते हो, जीपीएनपी, ये क्या बताते हैं? एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स, क्या प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हो, 1 रुपए की सेल पे कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ये हमको पता चलता है, ठीक है, पर यूनिट ऑफ सेल्स। अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन ही अच्छी नहीं है, सेल्स पे आपकी प्रॉफिट मार्जिन ही कम है, तो मतलब आपका बिजनेस ही वीक है, आपका अर्निंग पोटेंशियल ही बहुत कम है। तो आपका पोटेंशियल जो होता है वो जीपीएनपी मार्जिन से पता चलता है, क्योंकि अगर आपका जीपीएनपी मार्जिन ही कम है तो आपका आरओआई भी कम ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, कितना भी पैसा लगा लो, अगर आप सेल पे ही कम कमाते हो तो आपको आपका आरओआई, आरओई, सारे रेशोज कम ही होंगे। और अगर आपका जीपीएनपी रेशो बहुत ज्यादा है तो आपका आरओआई, आरओई, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज अच्छे ही होंगे। क्लियर है? तो ये है, if sales lack sufficient margin of profit, it will be difficult for the enterprise to cover its fixed cost, including fixed charges on debt, and to earn profits for the shareholder. Or from the investor point of view, profits compared by the investors as a percentage of capital employed in the business enterprise. Investor क्या देखता है? ROI, कि मैं एक रुपया लगाऊंगा तो मुझे 1 रुपये पे कितना मिलेगा, मेरे को बिजनेस कितना कमा के देगी, ठीक है, वो इन्वेस्टर्स ROI, ROE के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ऑन सेल्स रिफ्लेक्ट्स कंपनीज इनएबिलिटी टू यूटिलाइज एसेट्स एफिशिएंटली। तो आप पैसा यूज नहीं कर पा रहे हो, आपका बिजनेस में मतलब दम ही नहीं है, या तो आप इनएफिशिएंटली बिजनेस कर रहे हो या फिर आपके बिजनेस में है ही दम ही नहीं है, एज ए एक्टिविटी वो ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग हुई ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसा उससे पता चलेगा। तो आप पैसों से कितना सेल जनरेट करते हो ये आपको पता ही होगा, एसेट टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। याद आ रहा है? सब रेशियो एनालिसिस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कितनी सेल जनरेट करते हो, ये एसेट टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है, और इसको कंपेयर किया जाता है ओवर द इयर्स, आप क्या कर रहे हो, आपके इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स कितना एसेट टर्नओवर रेशियो रखते हैं, तो इससे आप जज कर सकते हो कंपैरेटिवली कि आपका एसेट यूटिलाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात की जाए तो दिया है देखो कि ROE ज्यादा यूज होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी,
ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो दिया हुआ है रेशियो ऑफ 2 यूज्ड व्हेन नो प्रेफरेंस शेयर्स। ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एफएम में ज्यादा इसके बारे में नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यही सब दिया है कि भाई प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, तो सेल से जनरेट होता है, सेल की प्राइस से जनरेट होता है कि प्राइस क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, ये आपको देखना होता है। प्राइस बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, प्राइसिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो प्राइसिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है और प्राइसिंग डिसीजन से ही सीधे सीधे आपकी प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होती है। तो यही सब बैकग्राउंड उन्होंने दिया हुआ है कि आप प्राइस कैसे डिसाइड करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लेते हो, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं इन कंसल्टेशन विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि प्राइस जब आप डिसाइड करते हो मार्केटिंग वालों को भी इन्वॉल्व करना होता है कि वो प्राइस पे आप बेच पाओगे कि नहीं, वो भी तो देखना है ना। मैं कुछ भी प्राइस रख लूंगा, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स की प्राइस में 25,000 रुपए रख लूंगा तो क्या आप ले लोगे क्या? अरे भाई ये भी तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि वो बिकेगा कि नहीं, प्रोडक्ट मार्केटेबल होगा कि नहीं, वो भी आपको देखना है। तो कोई भी रैंडम प्राइस आप चूज नहीं कर सकते, यू हैव टू डिसाइडेड विद द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कि वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे मार्केट हो पाएगा कि नहीं, उस वॉल्यूम को आप जनरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वही सब दिया है कि कॉम्पिटिटिवनेस पे डिपेंड करता है आप प्राइस क्या करते हो। ठीक है, तो वो सब है। और अब रेशो में दिया है देखो कि जीपी मार्जिन इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है, इससे आपकी एफिशिएंसी पता चलती है। ठीक है, इंडिकेट्स द प्रॉफिट रिलेटिव टू सेल आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट production cost. It indicates efficiency of the production operations and relationship between production cost and the selling price. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने देखा ही होगा या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आपने देखा होगा, तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके जीपी निकलता है, तो आपका कैसा बिजनेस है, पोटेंशियल उसका पता चलेगा। फिर एक होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसी में से अगर आप जीपी में से इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर लो, जिसको आप जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हो, तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स। और नेट प्रॉफिट से भी पता चलता है कि आपका एबिलिटी कितना है प्रॉफिट कमाने का आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टैक्सेस ऑल। ठीक है, और अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशो कम हुआ है, मतलब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, आपका टैक्स वगैरह बढ़ गया होगा, तो इससे आप समझ सकते हो कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपके एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे, आपने एफिशिएंटली अच्छे से बिजनेस ऑपरेट किया होगा, कम से कम खर्चा किया होगा, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। कम हो रहा है मतलब आपके इनडायरेक्ट खर्चे बढ़ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो है कि ज्यादा खर्चा हुआ होगा या ज्यादा टैक्स लगा होगा। ठीक है, वो सब आप जज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आरओआई। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी जज करना है तो आरओआई सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और आरओआई क्या है, इन्वेस्टमेंट पे कितना आप कमाते हो, पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आप कितना कमाते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी आप पैसा लगा रहे हो, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, पूरा पैसा, तो वही दिया। आरओआई क्या है सर, इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है फ्रॉम द एंगल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू अर्न अ रिटर्न ऑन रिसोर्सेज पुट इन बाय द शेयर होल्डर। जो भी पैसा लग रहा है उस पर आप कितना कमा रहे हो, दैट इज शोन बाय आरओआई। The beauty of ROI ratio is that earning of the company can be viewed from different angles so as to make decisions on different causes responsible to reduce or to enhance the profitability of the company. मतलब आप ROI भी देख सकते हो, ROE भी देख सकते हो, अलग अलग बेस पे आप किसके रिसोर्सेज पे निकालना है आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। सिर्फ इक्विटी पे निकालना है तो आप ROE निकाल सकते हो, पूरे शेयर होल्डर्स पे निकालना है तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स निकाल सकते हो, पूरे के पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालना है तो आप आरओआई निकाल सकते हो। तो अलग अलग एंगल से अलग अलग बेस पे आप इसको निकाल सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो वही दिया है, तो आप पढ़ते ही हो कि आरओआई का फॉर्मूला क्या है सर, ईबीआईटी, ईबीआईटी सॉरी, ठीक है, क्या है, ईबीआईटी अपॉन इन्वेस्टमेंट्स यानी एसेट्स। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को आप इस तरह से भी पढ़ते हो, इसको कहते हैं ड्यू पॉन्ट चार्ट।
ये भी मैं आपको चैप्टर 7 में पढ़ाऊंगा कि ड्यू पॉइंट चार्ट जो है, जो आरओआई है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो दो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है आपका मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन, और आपका एसेट टर्नओवर कैसा है। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ईबीआईटी अपॉन सेल, आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है सेल पे, और सेल अपॉन एसेट्स, मतलब आपका एसेट टर्नओवर कैसा है, और इसी को मल्टीप्लाई करके ये निकलता है। ठीक है, सेल देखो कट हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन एसेट्स। तो ये ड्यू पॉइंट चार्ट है जो कहता है योर प्रॉफिटेबिलिटी यानी आरओआई डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। सेल पे जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन है, और जो एसेट टर्नओवर है, सेल से या एसेट से आप कितना सेल जनरेट करते हो, उस एसेट टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको आरओआई बढ़ाना है तो आपको अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सेल पे अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओगे तो भी आरओआई इंप्रूव हो जाएगा। या अगर आप सेल्स मार्जिन अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो यू कैन वर्क ऑन एसेट टर्नओवर। आपकी एफिशिएंसी अगर आप बढ़ा दोगे तो भी आपको आरओआई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ड्यू पॉइंट चार्ट एनालिसिस है जो चैप्टर 7 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो ये सब दिया है, कुछ खास नहीं है। तो अगर आपका आरओआई अच्छा है, हाई रेशो है, तो क्या बताता है कि आप एसेट्स को अच्छे से यूज कर रहे हो, आपका एसेट टर्नओवर रेशो अच्छा होगा। एंड अगर आपका ये रेशो लो है तो आप एसेट्स को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स होगा, ऐसा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर आप लिक्विडिटी इंप्रूव करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करोगे तो आपकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, इस पे आ जाइए। वैल्यू ऑफ फर्म, रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न थ्योरी कि जितना आप रिस्क लोगे उतना ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इन्वेस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जो आपको लोन दे रहा है वो भी उसके लिए भी एप्लीकेबल है, एज अ बिजनेस ये आप पे भी एप्लीकेबल है। मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि रिस्क के हिसाब से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है। इसीलिए आप जब देखोगे कि डेट जो है, डेट जो आपको देता है, जो आपको लोन देता है, वो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेता है, क्योंकि उस पर आप फिक्स रिटर्न देते हो। भाई आपको फिक्स मंथली इंटरेस्ट आपको देना है तो रिस्क कम हो गया ना। जितना रिटर्न फिक्स होता है, पीरियोडिकली मिलता है, उतना सामने वाले का रिस्क कम है। तो बैंक, अगर मैं बैंक का एग्जांपल लूं, बैंक का रिस्क कम है ना, क्योंकि एक फिक्स रिटर्न आप बैंक को दे रहे हो, मंथली ईएमआई भर रहे हो, प्लस बैंक ने चार्ज भी क्रिएट करके रखा है, फिक्स या फ्लोटिंग जो भी चार्ज क्रिएट किया होगा, मतलब वो सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक का रिस्क कम है ना। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लोगे तो बैंक का रिस्क बढ़ते जाएगा। तो अनसिक्योर्ड जो लोन होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है बैंक का। तो जितना रिस्क है उतना रिटर्न होता है। इसीलिए आप देखोगे कि डेट का जो रिटर्न होता है वो सबसे कम होता है, उससे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स अनसिक्योर्ड होते हैं। प्रेफरेंस शेयर अनसिक्योर्ड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एसेट पे कोई चार्ज नहीं होता। प्लस प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड भले फिक्स होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू प्रॉफिट अवेलेबिलिटी होता है। प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है तो डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिस्क बहुत ज्यादा है। रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, कोई चार्ज भी क्रिएटेड नहीं है, लिक्विडेशन पे बाहर वालों के बाद ही पैसा मिलेगा, तो रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। इसीलिए जो डिविडेंड होता है रेट, वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो किस में होता है? इक्विटी में, मतलब इन्वेस्टर्स के एंगल से। इन्वेस्टर के एंगल से मैं देखूंगा तो इक्विटी में सबसे ज्यादा रिस्क है। रिटर्न का कोई ठिकाना नहीं है, पता ही नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं पता है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, सिक्योर भी नहीं होता है, कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होता है एसेट्स पे। तो सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी वाले उठाते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इक्विटी की होती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। रिस्क रिटर्न का दिया हुआ है थ्योरी। फाइनेंशियल डिसीजन इंकर डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क। इन्वेस्टर्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड हैज लेस रिस्क। अगर आप गवर्नमेंट के कोई भी
बॉन्ड में या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो रिस्क फ्री माना जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, एंड हैज लेस रिस्क एज इंटरेस्ट रेट इज नोन एंड द डिफॉल्ट रिस्क इज वेरी लेस, ठीक है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, तो कम रिस्क है, तो इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट बहुत कम होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इसीलिए बहुत ही कम रेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्क ही नहीं है। On the other hand, investor would incur more risk if it decides to invest in shares as the return is not certain. पता ही नहीं डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. However, the investor can expect a lower return from government bond and higher from shares. ठीक है, यही मैं बता रहा हूं, माइंडसेट बताया जा रहा है, रिस्क रिटर्न थ्योरी को समझाया जा रहा है कि अगर रिस्क कम है तो आप रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करते हो, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है. रिस्क एंड रिटर्न मूव्स इन टैंडम, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं. ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा, कम रिस्क है तो कम रिटर्न से चल जाएगा. ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है. यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिस्क एंड रिटर्न मूव्स इन टैंडम एंड ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न. Finance manager cannot avoid the risk altogether, nor can he make decision by considering the return aspect only. मतलब आप स्प्लिट नहीं कर सकते उसको कि मैं सिर्फ रिस्क पे ध्यान दूं, रिस्क को मैक्सिमाइज करूं, बिना ये देखे कि मतलब रिटर्न और रिस्क को अलग अलग आप देख ही नहीं सकते. एक रिटर्न अगर आप सोच रहे हो तो एक पर्टिकुलर रिस्क पे है, बिना रिस्क को देखे आप रिटर्न को मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है. यूजुअली एज द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड विथ इट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो रिटर्न बढ़ाना है मतलब आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, बिना ज्यादा रिस्क लिए आप ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते, ठीक है. इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द रिटर्न फाइनेंस मैनेजर विल हैव टू अंडरटेक ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्सो, ठीक है. तो उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा रिस्क लेना है, ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तो मैं ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूं. देयरफॉर अ फाइनेंस मैनेजर इज ऑफन रिक्वायर्ड टू ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न. तो आपको बैलेंस करना है. ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? बैलेंस करना है कि भाई कम रिटर्न है तो कम रिस्क, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न, ठीक है. एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिसीजन फाइनेंस मैनेजर ट्राइज टू अचीव द प्रॉपर बैलेंस, ठीक है. ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद वेरियस फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसमें रिटर्न कम है लेकिन रिस्क ज्यादा है, तो एज अ फाइनेंस मैनेजर यू शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा है तो मैं कब उसको हां बोलूंगा? जब उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा. रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न कम है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपको नहीं एक्सेप्ट करना है. वाइस वर्सा बहुत कम होता है कि कम रिस्क है ज्यादा रिटर्न है, ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गोल्डन प्रोजेक्ट आप उसको कह सकते हो. कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न अगर कोई प्रोजेक्ट देता है तो आप पक्का आप हाँ कहोगे. लेकिन आपको ये जनरल माइंडसेट रखना होगा कि ज्यादा रिटर्न है तो ज्यादा रिस्क लेने के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है. A particular combination of risk and return where both are optimized may be known as risk return trade off, ठीक है. तो जहां आप उसको ऑप्टिमाइज कर पाओ कि भाई इतना रिस्क मैं ले सकता हूं, अब इसमें कितना मैं ज्यादा कमा सकता हूं. आपको एक लेवल ऑफ रिस्क समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और उसके हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा वो आपके लिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होगा. एंड एट दिस लेवल ऑफ रिस्क रिटर्न द मार्केट प्राइस विल बी मैक्सिमाइज्ड. तो वहां जब आप पहुंचोगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स जब आप करोगे, वो जब लेवल ऑफ रिस्क लेके वो एक रिटर्न आप कमाओगे, तब जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है. तो ऑप्टिमम प्राइस आप उसको कह सकते हो, ठीक है. तो ये है रिस्क रिटर्न थ्योरी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करते समय फाइनेंस मैनेजर को रिस्क रिटर्न थ्योरी यूज करनी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, फिर ईवीए भी अपन लास्ट में पढ़ेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉस्ट एंड रिस्क. यही बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में भी, ठीक है. क्या है पढ़ लेते हैं फटाफट. कॉस्ट एंड रिस्क. कॉस्ट का मतलब है फंड्स का कॉस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं. डेट के लिए इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए डिविडेंड और इक्विटी के लिए हम पढ़ेंगे नोशनल कॉस्ट हम मानते हैं, तो उसकी भी एक कॉस्ट हम मानते हैं, ठीक है. तो उसको यहां कहते हैं कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स. जो भी फंड आप ला रहे हो, जो भी सोर्स से ला रहे हो, उसका जो कॉस्ट होता है उसको यहां पे हम कॉस्ट कहेंगे, ठीक है. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट रिलेट्स टू सिस्टम एडॉप्टेड फॉर असेसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हम गुड्स की, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स इसकी बात यहां पे नहीं करेंगे, वो यहां पे उसका मतलब कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है. कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आप पैसा लाते हो. देर आर दस रिस्क इन्वॉल्व इन इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड और ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें लीगल एस्पेक्ट भी होता है कि कहां डिफॉल्ट किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, सामने वाले के पास क्या पावर्स है, ये आपको पता होने चाहिए. क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान देना है. इट इज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड दैट एवरी रूपी ऑफ लोन एनहांसेस द चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न्स ऑन द ओनर्स कैपिटल एंड नेटवर्थ. ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूं, इसको कहते हैं लेवरेज. लेवरेज या गियरिंग, जो भी आप कहो, कि जो आप बोरोइंग्स लेते हो उस पे क्या होता है, फिक्स रिटर्न होता है, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देना होता है. अब ये फायदेमंद भी है, अब ये नुकसान भी है. अगर आप इसको एज अ बर्डन देखोगे तो ये आपको नुकसान लगेगा कि नहीं यार मुझे फिक्स देना ही है, मैं कमाऊं ना कमाऊं मुझे एक फिक्स रिटर्न देना है. तो इसको आप एज अ नेगेटिव भी देख सकते हो, पर इसको आप एज अ पॉजिटिव भी देख सकते हो. एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आप देखो तो ये प्लस पॉइंट है कि मैं कितना भी कमाऊं, मैं कितना भी कमाऊं. अब आप अपसाइड देखते हो या डाउन साइड देखते हो, आपका माइंडसेट है. अब अपसाइड देखो कि मैं कितना भी कमाऊं मुझे एक फिक्स रिटर्न नहीं देना है. मतलब मैं अगर 1 रुपए पे 50% भी कमा लूं एक साल में तो भी मुझे 8% ही इंटरेस्ट देना है. और अगर मैं वही, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गया. और नेगेटिव साइड क्या है कि भाई अगर मैं 5% ही कमा पाया तो भी मुझे 8% ही इंटरेस्ट देना है. ठीक है, तो दो साइड्स होते हैं कॉइन के. तो रिस्क मतलब ये है, ये रिस्क है, पर ये उसका अपसाइड है कि अगर आपने बहुत ज्यादा भी कमा लिया तो भी आपको उतना ही देना है, वो ज्यादा आपसे नहीं मांग सकते. तो ये होता है गियरिंग, कि इसको आप यूज कर सकते हो. अब कब यूज करोगे, जब आपको दिख रहा है कि आपकी अर्निंग ज्यादा है. आप लोन लेने गए, उसने कहा 10%, आपको दिख रहा है कि आपकी अर्निंग चल रही है 25%, तब तो फेवरेबल इफेक्ट आएगा ना. कुछ समझ में आ रहा है कि अगर आपका जो रिटर्न अभी चल रहा है वो उसके कॉस्ट से ज्यादा है, रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट, तो फेवरेबल इफेक्ट ही आएगा ना. तो आपको बोरो करना चाहिए. हर बोरिंग पे आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा 15% आप अर्न करोगे. इसी को कहते हैं चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, कि 10 से ज्यादा जब तक आप कमा रहे हो आप फेवरेबली बाहर का पैसा यूज कर सकते हो और उससे आप ज्यादा अर्निंग बढ़ा सकते हो. पर अगर आपका करंट जो रिटर्न चल रहा है वो उस लोन के इंटरेस्ट से कम चल रहा है, या आपको रिस्क लग रहा है कि नहीं फ्लक्चुएट होकर उससे कम जा सकता है, तब आपको डेट नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट फिर आपको देखना पड़ सकता है और आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कम भी हो सकता है. डबल एज स्वॉर्ड है. ठीक है, डबल एज स्वॉर्ड ये होती है. तो यही वो कहा गया है कि एवरी rupee obtained from loan enhances the chances of increasing the returns on owner's capital and net worth. The rate of interest on borrowed funds is usually lower than the returns expected by the investors or risk takers in the business. कि जो नॉर्मल बिजनेस का रिटर्न होता है वो इस लोन के रेट से, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा ही होता है. इसीलिए हमेशा फेवरेबल होता है कि आप बाहर से पैसा लो, पर रुपी पे आप एक्स्ट्रा कमाओगे. मोरोवर इंटरेस्ट पेड इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस. इनकम टैक्स का भी एडवांटेज होता है उसमें, आप इनकम टैक्स में पढ़ते ही हो. बट इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू अर्न, किस्मत खराब है, बैड लक है आपका. ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप उतना नहीं कमा पाए, 10% आपका इंटरेस्ट रेट है पर आप पर रुपी पे 10% नहीं कमा पाए, कोविड और बहुत सारे देखो ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशंस आ जाते हैं जो आपने कभी फोकस नहीं किए होते, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, आपको नुकसान भी हो सकता है. ठीक है, तो दिया है not able to earn sufficient returns, the returns on the owner's funds are reduced and the risk increases. तो आपका नुकसान भी हो सकता है, लॉस में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपको वो फिक्स रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, भले ओनर्स के जेब से देना पड़ेगा. लॉस का मतलब वही होता है. ठीक है, यूजिंग बोरोड फंड्स और फिक्स गियरिंग फंड्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइनेंशियल गियरिंग. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक है. तो यही मैंने आपसे कहा, इसी को कहते हैं लेवरेज और गियरिंग, फाइनेंशियल गियरिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान दो, हाई फाइनेंशियल गियरिंग विल इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर. मतलब ऑब्वियसली अगर फेवरेबल है तो. ठीक है, ध्यान दो, सिचुएशन दी है, इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर राइजिंग. अगर आपका रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तो क्या होगा, ईपीएस बढ़ेगा. ठीक है, ध्यान दो, लिखते जाओ.
रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर रिटर्न कॉस्ट से कम है तो आपका ईपीएस घटेगा। ठीक है, ऐसा है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो दिया है कि आर राइजिंग एज कंपेयर टू अर्निंग पर शेयर विथ लो और नो फाइनेंशियल कवरेज, मतलब इसमें जो लोन ले रहा है और जो लोन नहीं ले रहा है उसको भी कंपेयर किया गया है कि अगर आप फेवरेबल सिचुएशन में हो, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आप बता पाओगे, ब्लाइंडली आप इसमें नहीं बता सकते हो। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पे रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है, पर रुपी पे जो मैं कमाता हूं वो उसके कॉस्ट से ज्यादा ही कमाता हूं, तो अगर कोई लेवर्ड फर्म है, लेवर्ड मतलब जिसने लोन लिया है और जिसने नहीं लिया है, नो लेवर्ड, तो क्या होगा, ऐसे फर्म्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, ऐसे फर्म्स का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, लेवर्ड वालों का ज्यादा आएगा, और जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनका प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम आएगा क्योंकि उन्होंने बाहर का पैसा लिया ही नहीं है, एडिशनल एडवांटेज वो ले ही नहीं रहे, सिर्फ ओनर्स के फंड्स पे ही कमा रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हो कि रिटर्न आर लेस देन कॉस्ट, तो ऐसे केस में फिर उल्टा होगा कि जिन्होंने लोन लिया है उसका प्रॉफिट कम आएगा और जिन्होंने लोन नहीं लिया है कंपैरेटिवली उनका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में आने वाला है, विथ नंबर्स में आपको बताऊंगा, तब आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। अभी आप लिखते जाओ, अभी आप लिखते जाओ। फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, इसलिए लिखो ये सब। सिचुएशन दी रहेगी, पूछा रहेगा कि क्या होगा, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कंसेप्ट पे आप ध्यान दो, जैसा पूछना है इंस्टीट्यूट को पूछने दो। ठीक है, चलिए, तो यही सब पूरा इस पैराग्राफ में दिया है, ध्यान दो। इट मे बी अंडरस्टूड दैट लेवरेज एंड गियरिंग आर यूज इंटरचेंजेबली, सेम है, एक यूएस का वर्ड है एक यूके का वर्ड है, मतलब दोनों का सेम है, रिस्क। सो एट टाइम्स व्हेन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है मतलब रिटर्न ज्यादा चल रहा है। ठीक है, देखो इसका इंडिकेशन है, इकोनॉमी इज डूइंग वेल का मतलब क्या है, रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, द शेयर होल्डर्स ऑफ हाईली लेवर्ड कंपनी विल डू बेटर देन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ लो गियर्ड फर्म, जिन्होंने लोन कम लिया होगा उससे ज्यादा, जिन्होंने लोन ज्यादा लिया होगा उनका प्रॉफिट ज्यादा आएगा क्योंकि इकोनॉमी अच्छी कर रही है, मतलब रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट। हाउएवर इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, ध्यान दो इंग्लिश ग्रामर है, डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट, आपको समझना है। ठीक है, तो इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इसका मतलब क्या है कि रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट, एंड कंपनी इज नॉट डूइंग वेल या इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो फिर ये आएगा। ठीक है, तो घुमा के इसी को कहते हैं घुमा के पूछना। ठीक है, तो ये आपको समझना है, इंडिकेशन समझना है। आगे बढ़ते हैं, तो दिया है हाउएवर इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल व्हेन इट्स प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर फॉलिंग, द अर्निंग पर शेयर ऑफ हाईली लेवर्ड फर्म विल फॉल फास्टर देन द दोज ऑफ लो गियर्ड कंपनी। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, लेवरेज टॉपिक है, आपको प्रॉपर लेवरेज टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, हायर दिस लेवल ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग ग्रेटर इज द रिस्क। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, मतलब ये उसका फंडा है कि जितना रिस्क गियरिंग ज्यादा होगा, जितना बाहर का पैसा ज्यादा होगा, उतना रिस्क ज्यादा है। Those who take risk should appreciate that in difficult times their reward will be below average and in good times they will receive above average returns. The lower the levels of financial gearing, the more conservative, ठीक है, ध्यान दो, इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप कम लेवरेज ले रहे हो मतलब आप क्या हो, कंजर्वेटिव हो। ठीक है, लो लेवरेज है यानी गियरिंग आपकी कम है, मतलब आप क्या हो, कंजर्वेटिव हो यानी डरपोक हो, आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हो। और अगर आपका गियरिंग ज्यादा है, बाहर का पैसा आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, मतलब आप एग्रेसिव हो। ठीक है, ये आपका बिजनेस करने का तरीका है, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। तो अगर आपका गियरिंग कम है, आप खुद के ही पैसे से बस बिजनेस करते हो, बाहर का पैसा आप बिल्कुल नहीं लेते हो, तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच के हो। और अगर आप खुद के पैसे से ज्यादा, तो आप बाहर का पैसा यूज कर रहे हो, बाहर का पैसा बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, मतलब आपका स्टाइल क्या है, एग्रेसिव। क्लियर है, लिख लो लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क का मतलब क्या है वो दिया है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि डेट, अब देखो कंपनी के एंगल्स हैं। ठीक है, दो एंगल्स होते हैं इसमें, एक है गिवर के हिसाब से
और एक है रिसीवर के हिसाब से। गिवर में कौन कौन आएगा? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये लोग आएंगे। और कंपनी रिसीवर में हमेशा एक ही आएगा, कंपनी। क्लियर है? बोलो तो क्या होगा? डेट के केस में क्या होगा? बोलो। डेट के केस में क्या है कि गिवर के हिसाब से देखें तो डेट में क्या है? लेस रिस्क। क्यों लेस रिस्क? क्योंकि फिक्स रिटर्न मिल रहा है, चार्ज क्रिएटेड है, लिक्विडेशन के वक्त सबसे पहले पैसा मुझे ही मिल रहा है, तो रिस्क कम है ना। ठीक है, यहां पे लेस रिस्क है। लेकिन कंपनी के एंगल से देखें तो ये तो बहुत रिस्की है। फिक्स रिटर्न देना है, लॉस भी हुआ तो भी इंटरेस्ट देना ही है, थोड़ा भी डिफॉल्ट किया एसेट बेच देंगे तो रिस्की है। ठीक है, तो समझो बात को, किसके एंगल से आप सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर के एंगल से, डेट के एंगल से, इन्वेस्टर के एंगल से सोचोगे तो लेस रिस्की है, वो ज्यादा सिक्योर है क्योंकि फिक्स रिटर्न मिलेगा, चार्ज क्रिएटेड है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कंपनी के एंगल से उल्टा होगा, ज्यादा रिस्की है क्योंकि फिक्स रिटर्न देना है, डिफॉल्ट किया तो सीधे एसेट बेच के पैसे वसूल किए जा सकते हैं। सिमिलरली इक्विटी के अगर एंगल से देखें तो इन्वेस्टर्स के एंगल से क्या देखेंगे? बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? कोई रिटर्न का ठिकाना ही नहीं है, रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पैसा भी सबसे आखिरी में मिलेगा, तो रिस्क सबसे ज्यादा इक्विटी शेयरहोल्डर्स ले रहे हैं। और कंपनी के लिए देखो क्या है? लेस रिस्की, कोई रिस्क ही नहीं है, डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड पेमेंट इज नॉट मैंडेटरी, पैसा भी बचा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो कंपनी के हिसाब से इक्विटी तो सबसे कम रिस्क रखता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना, ये आगे भी आएगा बट स्टिल एक बना लो, ये आता है किसके हिसाब से क्या है। तो गिवर के हिसाब से अलग है, रिसीवर के हिसाब से अलग है। तो काफी बच्चों को काफी सारी लाइंस समझ में ही नहीं आती, इस वजह से नहीं आती क्योंकि उनको किसके एंगल से सोचना है वो नहीं समझ में आता है। ठीक है, लिखो। लिख लो, अच्छे से लिख लो। घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे ना तब देखो कंसेप्ट ही आएगा आपके बचाव में, आपको कंसेप्ट ही बचा सकता है सर, ग्रामर और कंसेप्ट। ठीक है, ग्रामर तो अब मैं आपका इंप्रूव नहीं कर सकता, यहाँ पे थोड़ा बहुत बता सकता हूं बट ग्रामर तो यार आपके भरोसे है, कंसेप्ट बाकी मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही सब दिया है कि रिस्क का मतलब क्या है। रिस्क इज एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड चार्जेस इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल, हायर द चार्जेस ग्रेटर इज द चांस दैट इट विल नॉट बी कवर्ड बाय द अर्निंग। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा लोन लिया होगा, उतना रिस्क ज्यादा है। हल्का सा भी प्रॉफिट कम हुआ तो सीधे डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है, so greater will be the risk. Large companies financed by heavy borrowings need to continue to produce and search for new markets for their output. Any internal disturbance or external constraints that may hamper the company's production and sale will reduce the inflow of funds. But fixed cost जो है वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, वो कम नहीं कर सकते, वो फिक्स रिटर्न आपको देना ही पड़ेगा। Debt is associated with risk which enhances with increase in the leverage. There are two major risk. पहला है interest, fixed charge है, और secured है, substantial decrease in liquidity or increased demands from creditors for payment if the company has higher proportion of debt capital in its capital structure। मतलब जितना ज्यादा लोन लोगे उतना डेट का भी रेट बढ़ते जाता है। ये सब मैं आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स में बताऊंगा। For these reasons, risk of company not being able to meeting its obligation is greater than in case of a company in which proportion of borrowed sum is substantially smaller। तो रिस्क को समझाया गया है कि किसी ने लोन ज्यादा लिया है तो वो ज्यादा रिस्क ले रहा है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर साल। और एज कंपेयर टू कंपनी जिसने लोन ही नहीं लिया है उस पर कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि कोई फिक्स रिटर्न उसको देना ही नहीं है, प्रॉफिट कम भी आया तो भी कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रिस्क को एक्सप्लेन किया गया है। फिर है कि दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क तो देखो सबको लेना होता है, ऐसा नहीं है कि जिसने लोन नहीं लिया उसका कोई रिस्क ही नहीं है। लोन की वजह से जो रिस्क आता है वो फाइनेंशियल रिस्क होता है। ठीक है, वो टोटल रिस्क नहीं है, वो वन ऑफ द रिस्क है जिसको आप कहते हो फाइनेंशियल रिस्क, जो हम लेवरेज में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, ध्यान दो। तो वही दिया है कि ये जो हम पैसों की वजह से जो रिस्क लेते हैं, लोन की वजह से जो हम फाइनेंशियल गियरिंग की जो बात कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क, दिट इज वन ऑफ द रिस्क। ठीक है, पर एक और रिस्क होता है जो हर बिजनेस को लेना होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। कि जो बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, डिमांड सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं कि सेल ही नहीं हो पा रही है, डिमांड कम है तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, या डिमांड ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो
डिमांड के वजह से, रिसोर्सेस के वजह से जो आपका प्रॉफिट लॉस होता है, कम ज्यादा होता है, उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क क्या है? आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट सर? जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट होना हो सैलरी देनी है, प्रॉफिट होना हो रेंट देना है, प्रॉफिट होना हो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देना है, ट्रैवलिंग का खर्चा देना है, ऑफिस एक्सपेंसेस देने हैं, सारे खर्चे देने ही है ना। ग्रॉस प्रॉफिट होना हो, आपको ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करने ही है। यही आपका बिजनेस रिस्क है कि आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाए तो आपका लॉस होगा, क्योंकि सैलरी तो देना ही है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सैलरी नहीं दोगे, सैलरी देना ही है, फिक्स होता है। तो बिजनेस का जो फिक्स कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, वो होता है बिजनेस रिस्क, कि वो आप रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और ये सब बिजनेस को लेना पड़ता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें सैलरी ना देना हो, बिजनेस के एक्सपेंसेस ना हो। बिजनेस के एक्सपेंसेस हर बिजनेस में होते हैं और वो ही बिजनेस का रिस्क होता है। क्लियर है? तो वो दिया है, तो वो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है? Financial risk is distinguished from business risk, which is associated with the chance of loss due to variability of the return. Variability क्यों हो रही है? डिमांड के चेंजेस की वजह से। ठीक है? तो दिया है, which is created by the enterprise and as such it is known as operating risk. तो ये डिमांड की वजह से होता है। तो ये सब वही दिया है। ठीक है? तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क जीरो भी हो सकती है। अगर आपने लोन लिया ही नहीं है, बाहर से कुछ भी पैसा नहीं लिया है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क जीरो आ जाएगा। ठीक है? तो वो आप जीरो कर सकते हो, लेकिन बिजनेस रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते। ठीक है? फाइनेंशियल रिस्क एनकम्पासेस द रिस्क ऑफ possible insolvency and variability in the earnings on equity. In case the enterprise does not employ debt or preferential capital, there will be no financial risk and overall risk will be low. आ रहा है ख्याल में? तो अगर मैंने लोन लिया ही नहीं है तो मेरा रिस्क कौन सा है? एक ही रिस्क है, बिजनेस रिस्क। तो मेरा रिस्क, ओवरऑल जो रिस्क होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ऐसे बिजनेस से जिसने लोन भी लिया है। तो वहां बिजनेस रिस्क भी होगा, फाइनेंशियल रिस्क भी होगा, तो उसका टोटल रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है? तो जिसने लोन ही नहीं लिया है, पूरा इक्विटी है, तो उसका टोटल जो रिस्क है वो हल्का सा कम होगा। फाइनेंशियल रिस्क तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बिजनेस रिस्क तो उनको लेना ही है। ठीक है? तो वो सब दिया है। अब उन्होंने और भी रिस्क दिए हैं। देखो, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ रिस्क विच आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड नॉट कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज। पहला है परचेसिंग पावर रिस्क, यानी इन्फ्लेशन। हर बिजनेस को इन्फ्लेशन का रिस्क लेना ही होता है। इनपुट के जो कॉस्ट है, मटेरियल लेबर के जो कॉस्ट है, वो बढ़ते जाते हैं। अब न वो बिजनेस रिस्क है, न वो फाइनेंशियल रिस्क है, अलग ही रिस्क है वो। उसी को कहते हैं परचेसिंग पावर रिस्क, कि आपके इनपुट के कॉस्ट बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो है परचेसिंग पावर रिस्क। फिर है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, सोशल और रेगुलेटरी रिस्क एंड अदर रिस्क। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है परचेसिंग पावर रिस्क। ये तो बहुत ईजी है, पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो कि आप 100 रुपए का अगर आप पेट्रोल भराते थे, 100 का ही भराते हो, तो पहले 100 में आपको 2 लीटर का पेट्रोल मिल जाता था। जब 50 रुपए का लीटर था तब 2 लीटर मिल जाता था, और आज नौबत आ गई है 1 लीटर भी नहीं मिलेगा। 100 के ऊपर रेट हो गए तो 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो 100 रुपए में ये जो परचेसिंग पावर है वो आपका कम होते जा रहा है। 2 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर से भी कम मिलता है। तो ये जो क्वांटिटी है, जो परचेसिंग पावर है, ये आपका कम होते जा रहा है। सेम अमाउंट में सेम क्वांटिटी नहीं मिल रही है, क्वांटिटी डिक्रीज होते जा रही है। इसी को कहते हैं कि परचेसिंग पावर डिक्रीज होते जा रहा है। सेम अमाउंट ऑफ मनी में सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज आप बाय नहीं कर पा रहे हो, क्वांटिटी कम होते जा रही है, इसलिए कहते हैं डिक्रीजिंग परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है? तो वो है परचेसिंग पावर रिस्क अफेक्ट्स ऑल इन्वेस्टर्स। रिस्क इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। ठीक है? ये आपको याद रखना है कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड द इन्वेस्टर इज फेस्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस देयरफॉर द रियल रेट ऑफ रिटर्न वुड वेरी फ्रॉम द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। कि आप अगर इन्फ्लेशन को भी इनबिल्ट करो, अकाउंटिंग में आपको पता ही होगा इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, इसलिए जो रिटर्न आपको दिखता है उसमें इन्फ्लेशन नहीं आता है। अभी भी अकाउंटिंग इवॉल्व हो रही है। ठीक है? तो आपका रियल रिटर्न इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही पता चलेगा। फिर है इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या है? कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, देखो मैं अगर कोई सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं तो मेरा रेट तो फिक्स होगा, मैं अगर बैंक से लोन ले रहा हूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स होगा।
लोन के दो टाइप्स होते हैं ना, फिक्स रेट लोन और फ्लोटिंग रेट लोन्स भी होते हैं, फ्लेक्सिबल रेट भी होता है। पर यहां अगर मैं फिक्स रेट लोन मानूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी लेना पड़ेगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने 8% पर एनम से 8% पर एनम से बैंक से लोन लिया है 5 साल का। जैसे लोन लिया 8%, मार्केट का रेट हो गया 6%। मार्केट में अब 6% में लोन मिल रहा है, तो क्या मेरा 8% का रेट कम होकर 6 हो जाएगा? नहीं, वो 8 ही रहेगा क्योंकि वो फिक्स रेट लोन था। तो ये मेरा लॉस हो गया ना। इंटरेस्ट रेट के चेंजेस की वजह से मेरा 2% का लॉस हो रहा है। 6% में जो पैसा मैं ले सकता था अब, पर वो मेरा 8 ही चलते रहेगा और मुझे 8% ही देना पड़ेगा। और सिमिलरली उल्टा हो गया, 8 में मैंने ले लिया और अगले ही दिन मार्केट का रेट 10% हो गया, तो भी मुझे 8 ही देना पड़ेगा। तो प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉइंट हो सकता है। तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से आपका भी रिस्क होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कंसर्न विद द होल्डर्स ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। दीज बॉन्ड्स are high quality bonds not subject to business or financial risk, but their prices are determined by the prevailing level of interest rates in the market. ध्यान दो, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से उनका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। आप ये ध्यान देना लाइन पे। एज अ रिजल्ट इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है, द प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड्स विल राइज एंड वाइस वर्सा। ये आपको तालमेल समझना है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? किसका इंटरेस्ट रेट? मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है मतलब बाकी जगह पे कम इंटरेस्ट मिल रहा है और आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो बॉन्ड पे, तो लोग आपका बॉन्ड खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। वाइस वर्सा उल्टा होगा, मार्केट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा है, आप इंटरेस्ट रेट बॉन्ड पे कम दे रहे हो तो आपका प्राइस कम होते जाएगा। तो ये उल्टा है, आपको ये समझना है। मेरा इंटरेस्ट नहीं, मार्केट का इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है कि मार्केट रेट का जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसका ऑपोजिट इंपैक्ट आप पे पड़ता है। बाकी लोग कम रिटर्न दे रहे हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, बाकी लोग ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो आपकी, मतलब समझ रहे हो, उल्टा इसका इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि भाई मेरे बॉन्ड का रेट है 10%, मार्केट में रेट चल रहा है 8%, तो क्या होगा? जिनको पैसा लगाना है वो क्या करेंगे? 8 में पैसा लगाएंगे कि 10 में लगाएंगे? 10 में लगाएंगे, तो उसका प्राइस जो है वो ज्यादा देने के लिए भी रेडी रहेंगे ना, थोड़ा सा प्रीमियम देने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो ये है कि अगर मार्केट का रेट कम है तो आपके प्राइस, आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका 10% ही रेट चल रहा है, मार्केट का रेट चल रहा है 12%, तो लोग क्या करेंगे? आपका बॉन्ड बेच के मार्केट में पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये फ्लो चलते रहता है, ये फ्लो चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो आपका प्राइस कम होते जाएगा। तो ये वो लाइन में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द रिस्क इज मोर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएट ओवर अ वाइडर रेंज एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आने का चांस है, उतने ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में और ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में लिमिटेड फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितना लंबे ड्यूरेशन का बॉन्ड्स हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट का रिस्क उसमें होता है। ठीक है, तो मैंने आपको समराइज करके दिया है। देखो, फाइनेंशियल रिस्क क्या है? लोन की वजह से, जो बोरिंग की वजह से आप रिस्क लेते हो वो है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क, ये तो फिक्स कॉस्ट जो आप लेते हो डिमांड के कम होने की वजह से जो आपका लॉस होने का चांस है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। वेरिएशंस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ बिजनेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, फिर है परचेसिंग पावर रिस्क। ठीक है, कि जो प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन की वजह से आपका लॉस हो सकता है वो होता है परचेसिंग पावर रिस्क, और वो सबको लेना पड़ता है, सारे इन्वेस्टर्स को परचेसिंग पावर रिस्क फेस करना पड़ता है। और फिर है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये बॉन्ड्स के हिसाब से ही दिया गया है। इंटरेस्ट रेट इज कंसर्न विद द होल्डर्स ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो ऐसे 4 प्रकार के रिस्क हमने इसमें पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आप लगातार इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर रहे हो, लोन नहीं भर पा रहे हो, तो ये जो सिचुएशन होती है जब आप
खर्चे नहीं भर पा रहे हो, फाइनेंशियल लोन्स हैं उसका इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे हो, तो वो होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस जब होगा, जब आप डिफॉल्ट करोगे तो क्या होगा, बैंक आएगी जिस पे चार्ज क्रिएटेड होगा, वो एसेट बेच देगी और अपने पैसे ले लेगी। तो ये एक पूरी सिचुएशन है जिसको आप आगे चल के लिक्विडेशन भी बोलते हो, ठीक है। तो वो है वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी। जनरली द अफेयर्स ऑफ द फर्म शुड बी मैनेज इन सच अ वे दैट द टोटल रिस्क दैट इज बिजनेस एज वेल एज फाइनेंशियल शुड बी मिनिमाइज, ठीक है। टोटल रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए अपन को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। In managing business risk, the firm has to cope with the variability of the demand for its product and their prices, input prices, etc. It has also to keep a tab on the fixed cost. As regards the financial risk, high proportion of debt in the capital structure would entail high level of interest payment. ज़्यादा लोन लिया होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और अगर गलती से आपका कैश फ्लो कम है, एक आध महीने, एक आध क्वार्टर, एक आध हाफ ईयर, एक आध साल में कहीं भी आपका कैश फ्लो कम है और आपने EMI में डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या होगा, द फर्म विल फेस डिफिकल्टीज इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इफ सिचुएशन कम्स लॉन्ग इनफ, कंटिन्यूस लॉन्ग इनफ, अ टाइम विल कम व्हेन द फर्म वुड फेस प्रेशर फ्रॉम द क्रेडिटर्स। फेलियर ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो कॉज डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट द प्रोडक्शन ऑपरेशन। कमाई बंद है, डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाओगे, पैसे ही नहीं मिलेंगे, लोन ही नहीं मिलेगा। सेल चलते रहती है तो पैसा भी आ जाता है, रोलिंग होती है फंड्स की। तो जब एक बार आप ये ट्रैप में फंस गए, एक बार आप ये ट्रैप में फंस गए कि आप की कमाई कम हो गई, कमाई कम हो गई मतलब आप एक अलग ही ट्रैप में फंस गए कि बाहर वालों से भी पैसा नहीं मिल पाता, जिनसे लिया हुआ है वो पीछा भी नहीं छोड़ते। तो जब तक नया पैसा नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ोगे, नया पैसा आपको मिलना बंद हो जाता है और एग्जिस्टिंग वाले आपके पीछे पड़े होते हैं, वो काम ही नहीं करने देते आपको, ठीक है। तो ये सिचुएशन को कहते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है। The firm would find itself in a tight spot. Investor would not invest further. आपको पैसा नहीं मिलेगा, एग्जिस्टिंग वाले भी नहीं देंगे, नए वाले भी नहीं देंगे, तो पैसा आना बंद है तो आप बिजनेस को रिवाइव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। Creditors would recall their loans. Capital market would heavily discount the securities. मार्केट क्रैश होगा मतलब उनके सिक्योरिटी के प्राइस काफी कम हो जाएंगे, एंड द फर्म वुड फाइंड इटसेल्फ इन अ सिचुएशन कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। तो आप अगर देखोगे VI वोडाफोन आइडिया, जो आप वोडाफोन सुनते हो, वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है वो इसी सिचुएशन में स्टॉक प्राइसेस सीधे क्रैश हो गए, 10-12 रुपए में वो मिल रहा है स्टॉक, इतना कम हो गया प्राइस डिस्ट्रेस सिचुएशन में। अब वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं उस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूं, तो एक आध अगर वो रिवाइव हो गया तो उस पर एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या हुआ। तो अभी डिस्ट्रेस में है, सेम एयर इंडिया भी लॉसेस में है तो वो भी डिस्ट्रेस में ही है। It may have to sell its asset to discharge the obligation to the outsiders at prices below their economic value, ठीक है। तो उनको एसेट्स बेचने पड़ते हैं कम वैल्यू में, क्योंकि लोन रिपे करना है, जितना मिला बेच दो, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। एसेट्स को जब आप लोन के रिपेमेंट के लिए बेचते हो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। So when the sale proceeds is inadequate to meet the outside liability, firm is said to have failed or become bankrupt or insolvent, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब ही क्या है, एसेट बेच के भी आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, एसेट्स भी कम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक ये हो गया लॉन्ग टर्म वाला, सारे एसेट बेच के सारे बाहर का पैसा आप नहीं दे पाए, ये हो गया सॉल्वेंसी वाला, इंसॉल्वेंट। और अगर आप शॉर्ट टर्म में डिफॉल्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में मतलब आपके पास एसेट बहुत सारे हैं, फिक्स एसेट भर भर के पड़े, करंट एसेट नहीं है, समझ रहे हो, अभी टेम्पररी प्रॉब्लम है आपको, उसको कहते हैं टेक्निकल बैंक्रप्सी, ठीक है। मतलब ये लिक्विडिटी की बात हो रही कि अगर आपकी लिक्विडिटी खराब है और आपने डिफॉल्ट कर दिया है, लेकिन आप हेल्दी हो, आपके पास एसेट्स बहुत सारे हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कहते हैं टेक्निकल बैंक्रप्सी, ठीक है। ध्यान देना, ये लिक्विडिटी से रिलेटेड है। तो टेक्निकल बैंक्रप्सी कैन बी एसरटेन्ड बाय कंपेयरिंग करंट एसेट्स विद द करंट लायबिलिटी बाय वर्किंग आउट द करंट रेशो और द क्विक रेशो, लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं। On the other hand, solvency ratios indicate long-term liquidity, that is ability of the firm to discharge its term liability and a long-term liability. Examples of solvency are debt to equity ratio, debt to total funds ratio, interest coverage ratio. ये सब आप रेशियो एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत हम वर्किंग कैपिटल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है। डिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस सेलिंग, इसके बारे में ये बातचीत हो रही है। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें बिजनेस फंस जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, कंप्लीट करते हैं इसको भी, ठीक है। ईवीए तो हम बाद में पढ़ेंगे, अलग ही टॉपिक है, और ईवीए आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा ही होगा,
पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अपन बाद में देखेंगे। अब आते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। अभी क्या है, समझेगा ही नहीं, काफ़ी सारे लाइंस उसमें ऐसे हैं जो आपको नहीं समझेंगे, जबकि ये पूरे मेथड्स हम डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही होगा, रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये सब हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे, सारे ये मेथड्स ही हैं जो चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब पैसा लगा रहे हो आप, कहाँ पैसा लगाओगे, फिक्स एसेट्स में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है वो दिया है, देखो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या क्या आता है। एक आता है कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म एसेट्स में जब आप पैसा लगाते हो उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो, उस डिसीजन को, उस एक्टिविटी को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। फिर है इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट में और भी आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो भी पैसा आप लगा रहे हो वो डिसीजन जब आप लेते हो बिना उसका कॉस्ट जाने, वो जो पैसा कहाँ से आया है, अगर मुझे 2 करोड़ रुपए कहीं लगाने हैं तो मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा ये 2 करोड़ लगाऊं कि नहीं लगाऊं जब तक मुझे ये ना बताया जाए कि 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगा, उसका कितना कॉस्ट होगा। तो कैपिटल बजटिंग या जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी रोल है। बिना फाइनेंसिंग के, बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाने आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो भी इसमें आएगा। फिर रिस्क मेजर करना है, रिस्क रिटर्न, कितना उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क है वो भी आपको देखना है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट एसेट्स, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बिजनेस फेलियर्स और रीऑर्गेनाइजेशन, बाय, हायर और लीज एन एसेट, ठीक है। ये सारे डिसीजंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कवर होते हैं, ये उसका स्कोप है, ठीक है। बाकी तो बाद में पढ़ेंगे ही। फिर फाइनेंसिंग में भी ये वही है कि कहाँ से पैसा लाएं, सोर्सेस क्या क्या होते हैं, हर एक सोर्स का क्या कॉस्ट है, क्या लीगैलिटी है, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वो भी आपको देखना है। और हमारा टारगेट क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस में, कम से कम कॉस्ट में फंड्स को रेज करना है, मिनिमाइज करना है। और अलग अलग सोर्सेस से जब आप पैसा लाते हो उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यही हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कि ये जो मिक्स है, ये जो रेशो है आपस में, कि कितना पैसा कहां से आप ला रहे हो, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिया है देखो, फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच, कितना पैसा लाएं, हाउ मच funds to procure from amongst the various avenues available, that is financing mix or capital structure. Financing decision is concerned more and more with the questions of how much cost of funds, how the cost of funds be measured, proposals for capital using the projects be evaluated, कैसे प्रोजेक्ट को evaluate करें, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या रोल प्ले करेगी, ठीक है, और कॉर्पोरेट फंड्स कहाँ कमिट करें या कहाँ अपने पास रखें। जैसे डिविडेंड आप पढ़ोगे कि डिविडेंड दें या खुद ही पैसा प्रोजेक्ट में यूज कर लें, तो इस टाइप के भी डिसीजन, कनेक्टिंग डिसीजंस आपको लेने होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डिविडेंड आप पे कर दोगे उतना आपके पास पैसा कम बचेगा, तो आगे के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें उतना बाहर से पैसा आपको लाना पड़ेगा। तो इंपैक्ट होता है फाइनेंसिंग डिसीजन पे, उसका इंपैक्ट है। जितना कम डिविडेंड दोगे उतना खुद का पैसा अपने पास ही रहेगा, उतना फाइनेंसिंग बाहर से कम लाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली जो डिविडेंड डिसीजन है दैट अफेक्ट्स फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो लिखो, डिविडेंड ज्यादा है तो फाइनेंसिंग भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, सब डिविडेंड ही बांट दिया, पैसा ही खत्म हो गया, तो अब आगे जो भी काम करना है उसके लिए पूरा पैसा बाहर से लाना पड़ेगा, तो फाइनेंसिंग की नीड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर डिविडेंड कम दिया या नहीं दिया तो उतनी आगे के प्रोजेक्ट्स की, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, आगे के प्रोजेक्ट्स का फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इंपैक्ट है डिविडेंड डिसीजन का फाइनेंसिंग डिसीजंस पे, ठीक है। लिखो, क्लियर है। चलिए, तो इंटरलिंकेज है, इसलिए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन साथ में ही लिए जाते हैं, क्योंकि बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाने आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं कर सकते। सिमिलरली बिना कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसका आरओआई होगा, जब तक ये आपको पता नहीं, आप फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं ले सकते। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और इसीलिए दोनों को साथ में डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो वो दिया है कि दोनों का स्कोप अलग है, ठीक है, दोनों का स्कोप अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन है।
वही दिया है, फाइनेंशियल डिसीजंस एनकम्पास डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी, इसी को आप कहते हो कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, टू अचीव द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर and to balance the fixed and working capital requirements in the financial structure. This important area of financing decision making aims at maximizing the returns on investment and minimizing the risk. आपका ये उसमें ऑब्जेक्टिव होता है। और रिस्क रिटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिस्क रिटर्न एनालिसिस इज द कॉमन टूल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस फॉर डिजाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट यूनिट। इट मे बी मेंशन दैट एड्स टू द रिस्कीनेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिस्क रिटर्न इज द कॉमन टूल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजन क्या है भाई, कि कितना जो भी कमाया है, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है, उसमें से कितना पार्ट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देना है, उसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर ये सारे डिसीजंस लेता है। फाइनेंस मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट्स और रिटेन देम और टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस। थोड़ा बांटो, थोड़ा बचाओ, पूरा बांट दो या पूरा बचाओ, तीन ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो ये फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा डिविडेंड डिसीजन। दिस डिसीजन शुड डिपेंड ऑन वेदर द कंपनी और शेयर होल्डर्स आर इन अ पोजीशन टू बेटर यूटिलाइज द फंड्स, बराबर। टेक्निकली कंसेप्चुअली बात करें तो ये डिसाइड कैसे होना चाहिए कि अगर मैं बांट दूं पैसा तो शेयर होल्डर के पास क्या ऑप्शन है, शेयर होल्डर्स इसको कहां इन्वेस्ट करेंगे, वो उस पर क्या कमाएंगे, वो क्या कमा सकते हैं और हम क्या कमा सकते हैं। जो अच्छा कमा सकता है पैसा उसके पास रहना चाहिए। अब मैं क्या कमा सकता हूं ये तो मुझे पता है, अरे पर मेरे जो इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मुझे क्या पता। उनका टैक्स रेट अलग है, मेरा टैक्स रेट अलग है। तो ये सब के चक्कर में हम ये पता नहीं कर सकते कि वो लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। उनका टैक्स स्ट्रक्चर भी अलग है, अगर कॉर्पोरेट बॉडी है तो अलग है, इंडिविजुअल तो अलग है, एचयूएफ है तो अलग है। मेरा टैक्स रेट तो मुझे पता है ना, तो मेरा रिटर्न, मेरा टैक्स स्ट्रक्चर मुझे पता है, उनका मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन बेटर उस पे रिटर्न अर्न कर सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो वो दिया है। इन प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या होता है, अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक मार्केट प्राइस, ट्रेंड ऑफ अर्निंग, टैक्स पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर आपको पता है, कैश फ्लो पोजीशन, अब डिविडेंड देना है तो उतना पैसा भी तो आपके पास होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप ही को अगर पैसे की नीड है तो आप पैसा रिटेन करते हो, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट, डिविडेंड पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आपको पता होगा कि करंट ईयर में अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं आपके, तो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़े होंगे कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो ये सब है। तो अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ सर, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो पूरी फील्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये साइंस है कि आर्ट है, साइंस है कि आर्ट है। तो जब हम कोई चीज को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो फील्ड को कहते हैं साइंस, क्योंकि आप समझ रहे हो। और जब आप उसको अप्लाई करते हो, उसको यूज करते हो, उसको कहते हैं आर्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोनों चीजें, आप चीजों को समझते भी हो, एनालाइज भी करते हो, प्रोजेक्ट को भी देखो इवेल्युएट करते हैं तो वो साइंस भी है, सोर्सेस को आप इवेल्युएट करते हो तो वो साइंस है, पर आपको अप्लाई भी तो करना है ना। फाइनेंस मैनेजर को अप्लाई करना है सिचुएशन के हिसाब से कि मुझे क्या करना है, उसको डिसाइड करना होता है, तो वो आर्ट है। तो ये जो पूरी फील्ड है, इसमें आप जो भी काम करते हो, कुछ में पार्टली साइंस का भी रोल है, क्योंकि आप एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, कंपेयर करते हो, तो वो उस पार्ट को हम साइंस कहेंगे। और जब आप चीजों को अप्लाई कर रहे हो और जब आप डिसाइड कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, तब वो आर्ट होता है। तो इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। इतना इसमें आपको समझना है। तो ये पहले दो पॉइंट्स काम के नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, वो भी काम का नहीं है। यहां लास्ट पॉइंट काम का है, देखो, व्हेन टेक्निक्स फॉर एनालिटिकल पर्पस आर यूज्ड, जब आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो तो वो साइंस है, एंड जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो तब वो आर्ट बन जाता है। दस पीपल विल लाइक टू कॉल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है आपका कि वो साइंस भी है, आर्ट भी है। बट इट इज बेटर इफ वी से दैट द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बोथ द एस्पेक्ट्स। वो फील्ड नहीं है, उसमें दोनों के फीचर्स हैं, दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। इट हैज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट व्हेन
देर इज अ थियरी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, जब आप कोई चीज को स्टडी कर रहे हो तो उसको साइंस कहेंगे, एंड व्हेन इट इज देर इज एप्लीकेशन इट इज एन आर्ट। ठीक है, तो दोनों हैं, इसमें स्टडी भी करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसमें अप्लाई भी करते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल फील्ड है ये, साइंस में भी आती है, आर्ट्स में भी आती है। ठीक है, बाकी सब कुछ काम का नहीं है। और अब आते हैं कि फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसको देखो क्या क्या करना है, उसको पहले तो फोरकास्टिंग करनी है कि पैसा कहां कहां से आएगा। ठीक है, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, कि मेरे बिजनेस में कैश नॉर्मल कोर्स में कहां कहां से आने वाली है, डेटर से कलेक्शन आएगा, कुछ कैश सेल होगी, तो पैसा कहां कहां से आएगा। फिर उसको प्रॉफिट फोरकास्ट करने पड़ते हैं, बजटिंग जिसको आप कहते हो। बजटिंग का मतलब ही क्या है, फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट। तो दो चीजें देखो उसको फोरकास्ट करनी है, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो एंड फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फिर उसको मैनेज करना है, क्या क्या, मैनेजिंग एसेट्स, मैनेजिंग फंड्स एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स। तीन चीजें उसको मैनेज करनी है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दो चीजें फोरकास्ट करनी है, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो एंड फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फिर उसको चीजों को मैनेज करना है, मैनेजिंग एसेट्स, मैनेजिंग फंड्स एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स। ठीक है, तीन चीजें मैनेज करनी है। और फिर दो चीजें फैसिलिटेट करनी है, फैसिलिटेटिंग कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एंड फैसिलिटेटिंग द प्राइसिंग, काई की प्राइसिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज की। ठीक है, तो दो चीजें फैसिलिटेट करनी है, उसमें उसको सपोर्ट करना है, कॉस्ट कंट्रोल को और प्राइस फिक्सेशन। ठीक है, फैसिलिटेटिंग प्राइसिंग। और फिर है फंड्स रेज करना है, रेजिंग फंड्स एंड मेजरिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न। तो ये सारा काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का, फाइनेंस मैनेजर का ये सारा काम है। बेसिकली सारे काम उसी के हैं। देखो, पैसे लाना है तो रेजिंग फंड्स भी उसी का काम है, बिजनेस को कैसे चलाना है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां लगेगा, एसेट्स को कैसे यूज करना है, ऑलमोस्ट हर डायमेंशन इसी में कवर्ड है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। 2 पॉइंट्स फोरकास्टिंग के हैं, 2 पॉइंट फोरकास्टिंग के हैं, फोरकास्टिंग प्रॉफिट्स, फोरकास्टिंग कैश फ्लो। 3 पॉइंट्स मैनेजिंग के हैं, मैनेजिंग एसेट्स, मैनेजिंग फंड्स एंड मैनेजिंग इंटरनल फ्लो ऑफ फंड्स। और 2 चीजें फैसिलिटेट करने के हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग। और 2 है, एक है रेजिंग फंड्स और एक है लास्ट मेजरिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न। ऐसे टोटल 9 पॉइंट्स इसमें है। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें पढ़ लिया है। कुछ खास इसमें है नहीं, इसलिए बहुत ही मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, क्योंकि इसका वेटेज ही नहीं है, 1 या 2 ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसलिए ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको एंड गेम नोट्स में पंचवर्ड्स फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए पंचवर्ड्स एक बार पढ़ लेते हैं। तो बोलो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन पे भी देखो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 2 वर्ड्स जो हैं इससे आप समझ सकते हो, प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इससे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ सकते हो। ठीक है, फिर सेम तीनों जब नाम हो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, तो वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। फिर जहां आप देखो क्या है, वेदर एडिंग टू कैपिटल एसेट्स विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ टुमारो, आज पैसा लगा के फ्यूचर की रेवेन्यू आप बढ़ा सकते हो, ऐसे डिसीजंस को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लिखा ही है कैपिटल एसेट, इन्वेस्टमेंट आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर एक कितना पैसा लें, प्रोक्योर करें, तो क्या आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर कौन डिसाइड करता है कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के रूप में, फाइनेंशियल मैनेजर। फिर ये जो मैंने एनालिसिस बताया था, रिस्क रिटर्न मूव इन टैंडम, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये भी है वही, प्रॉपर बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न और मार्केट वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करनी है। फिर लिक्विडिटी क्या है, एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में आप एबिलिटी देख रहे हो तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। फिर है करंट रेशो से पता चलता है कि करंट एसेट कितने हैं करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी आपकी लिक्विडिटी कैसी है वो करंट रेशो से हम जज कर सकते हैं। फिर ड्यू पॉइंट चार्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो ROI है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स, आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो सेल पे आप प्रॉफिट कमाते हो वो, एंड सेकेंड इज एसेट टर्नओवर, कि एसेट में जो आप पैसा लगा रहे हो उससे कितनी सेल जनरेट कर रहे हो, उस एसेट टर्नओवर रेशो से भी इंपैक्ट होता है ROI का। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट चार्ट इसको आप कहते हो। फिर है कि प्रॉफिटिटी और लिक्विडिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लिक्विडिटी इंप्रूव करनी है तो आपको ज्यादा पैसा करंट एसेट में लगाना पड़ेगा, पर उतना ही फिक्स एसेट का पैसा कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी हल्का सा कम हो जाएगा।
और अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है तो करंट एसेट कम से कम रख के फिक्स एसेट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना है। तो दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। फिर बोरोइंग्स का जो रिस्क है उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। फिर जो सारे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है, वेरिएशन इन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। फिर इन्फ्लेशन की वजह से जो होता है वो है परचेसिंग पावर रिस्क। बॉन्ड होल्डर्स को जो रिस्क फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। चारों हम पढ़ चुके हैं। फिर ईवीए क्या है वो अलग से मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। फिर ये पूरा सेम चार्ट है जो हमने पढ़ा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर अगर आप एसेट्स बेच रहे हो टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। ठीक है। फिर ये साइंस एज वेल एज आर्ट है। फंक्शंस 9 के 9 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, आपको पता ही होगा। फिर जब आप बोरोड फंड्स यूज करते हो तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल गियरिंग। और फिर फॉर असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड रेशो क्या है, आरओआई। ये लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई थी। लिक्विडिटी कैसे जज कर सकते हैं, रेशो एनालिसिस, मैंने नाम भी लिखवा के दिए थे। करंट रेशो और लिक्विड रेशो ज्यादा पॉपुलर करंट रेशो है, करंट रेशो ज्यादा पॉपुलर है। और फिर एक लाइन आती है, ईवीए कब बढ़ेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कब बढ़ेगा, इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो विदाउट। अब इसमें आपको समझना है कि एक है रिटर्न, एक है कॉस्ट। ठीक है। अगर आपका रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो भी प्रॉफिट यानी ईवीए आपका बढ़ेगा। या आप रिटर्न बढ़ा रहे हो लेकिन आपका कॉस्ट ही नहीं बढ़ रहा, बिना कॉस्ट बढ़ाए अगर आप रिटर्न बढ़ा सकते हो तो भी आपका ईवीए बढ़ेगा। तो आपको प्रॉफिट के एंगल से सोचना है इसमें कि इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल, एफिशिएंसी बढ़ गई। बरोबर, ये जादू कैसे होगा, एफिशिएंसी बढ़ गई, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट निकल गया, तो आपका कैपिटल आपने लगाया ही नहीं, बिना कैपिटल के ऐसे ही आपका ज्यादा आउटपुट निकल गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो ईवीए बढ़ेगा सीधे सीधे, क्योंकि फंड्स का कॉस्ट तो बढ़ा ही नहीं। फिर एडिशनल कैपिटल आपने लगाया लेकिन उस पर ज्यादा कमाया, कैपिटल पे 8% का कॉस्ट है लेकिन आपने उस पर 15% 12% कमाया, तो भी 4% के वजह से ईवीए बढ़ेगा। फिर कोई अनप्रोडक्टिव कैपिटल था जिसपे आप नहीं कमाते थे, कॉस्ट था 8%, आप कमाते थे 2%, 6% का नुकसान था, ऐसा आपने कैपिटल लिक्विडेट कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोजेक्ट को, तो ये भी जो 6% का लॉस हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जब आपका ईवीए बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स है। तो सारे देखो ये 25 पंचवर्ड्स हैं, सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, 25 पंचवर्ड्स आपको ये ध्यान रखने हैं। तो ये है आपका नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा है। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समराइज करके मैंने अच्छे से बता दिया है। और आगे वीडियोस आने वाले हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक ज़रूर करना सर, मोटिवेशन मिलेगा। और डिटेलिंग में मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कमेंट में बता देना जो भी आपका फीडबैक है, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।